हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। दोस्तों, आज बात करते हैं चैप्टर 25 या फिर लेक्चर 25 ऑफ हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ एचपी। तो आज का टॉपिक जो है ये बहुत जरूरी है। लास्ट टू लास्ट ईयर अगर 2017 की मैं बात करूं तो 2017 का जो मेंस था उसमें 25 नंबर का क्वेश्चन आया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश के बारे में लिखिए। मींस जब हिमाचल प्रदेश एक चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना उसके बाद से लेकर की जो जर्नी है वो स्टेट हुड तक, उसके बीच का जो भी रहेगा वो इसमें मेंशन करना है कि 1948 में 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश एक चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना और उसके बाद कैसे कैसे जो है उसमें मॉडिफिकेशन हुई, उसके सेटअप में मॉडिफिकेशन हुई, पॉलिटिकल सेटअप में। कभी एक ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, चीफ कमिश्नर प्रोविंस है, कभी जो है पार्ट सी स्टेट है, कभी यूनियन टेरिटरी है, कभी टेरिटोरियल काउंसिल यहाँ पे दी जा रही है। फिर हिमाचल में शुरू में तो 4 डिस्ट्रिक्ट थे, बाद में ये 12 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हो गई। ये सब जो है हमने आज के इस लेक्चर में समझना है। तो ये टॉपिक बनेगा कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो एक जो लास्ट लेक्चर हमने किया था 34th लेक्चर, उसका एक थोड़ा सा रिकैप मैं आपको दे दूं कि उसमें हमने समझा था कि हाउ हिमाचल प्रदेश केम इनटू बीइंग। उसमें एज अ स्टेट नहीं बट एज अ चीफ कमिश्नर प्रोविंस, एक चीफ कमिश्नर प्रोविंस के रूप में हिमाचल प्रदेश कैसे बना। अगर मैं भारत का आपको आजादी के टाइम के बारे में बताऊं तो ये एरिया तो पाकिस्तान में चला गया, ये पाकिस्तान में चला गया। बीच में बहुत सारी रियासतें थी, प्रिंसली स्टेट्स थी, 565 के आसपास थी। आधी पाकिस्तान में भी गई तो लगभग यहाँ पे 552 के आसपास रह गई थी। तो इनको ये कहा गया था कि जिन प्रिंसली स्टेट ने भारत में रहना है वो भारत में रहे, जिन्होंने पाकिस्तान में जाना है वो पाकिस्तान में रहे, जिन्होंने आजाद रहना है वो आजाद रहे। तो मोस्टली को जो है वो कन्विंस कर लिया गया था, यहाँ पे सरदार पटेल और नेशनल लीडर्स की मदद से उनको कन्विंस कर लिया गया था। हिमाचल में भी कई तरीके से कन्विंस किया गया, वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था कि यहाँ तो सोलन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हो गया था, संविधान बनाने लग गए थे हिमाचल के लिए अलग से। लेकिन जो वाईएस परमार वगैरह जो लोग थे उनके जो मंशा थी, उनके जो इरादे थे, वो एक पूरी तरह से हिमाचल प्रदेश को इंडिया में इंटीग्रेट करने का उनका प्लान था। अब उन्होंने क्या किया कि वो जब दिल्ली गए और वहां पे नेशनल लीडर्स के साथ मिले और उन्होंने रूलर्स की रियल इंटेंशन उनको बताई नेशनल लीडर्स को, तो रूलर्स को भी वहां बुलाया गया और उसके साथ साथ जो है हिमाचल में हिमालयन प्रांत प्रोविजनल गवर्नमेंट का गठन हुआ और उसके बाद सुकेत सत्याग्रह होता है। ये सब टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल में किए हैं। अब मैं सीधे यहाँ पे आपको बताऊंगा कि 2 मार्च को जो रूलर्स थे हिमाचल के, उनकी बैठक दिल्ली में होती है नेशनल लीडर्स के साथ, और फाइनली 8 मार्च 1948 को ये सारे सिग्नेचर कर देंगे जो एक्सेशन डॉक्यूमेंट होगा कि ये जो स्टेट्स हैं वो अब इंडियन यूनियन में शामिल हो जाएंगे। अभी मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में भी जा सकते थे, इंडिया में भी रह सकते थे। जो माउंटबेटन प्लान आया था उसके अकॉर्डिंग ये फाइनल स्ट्रक्चर यहाँ पे था, जबकि उससे पहले जो कैबिनेट मिशन प्लान था उसने कहा कि नहीं, इंडिया एक ही यूनिफाइड कंट्री होगी, एक फेडरेशन यहां होगा। लेकिन जो माउंटबेटन प्लान था मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूं। तो फाइनली जो है इनको कन्विंस कर लिया गया और इनको मर्ज कर लिया गया। लेकिन बिलासपुर को कन्विंस नहीं कर पाए क्योंकि वहां पे भाखड़ा बांध बन रहा था, वो पूरा प्लान वहां पे था, तो ज्यादा जबरदस्ती नहीं कर सकते थे बिलासपुर के राजा के साथ। और बिलासपुर का राजा अनंत चंद था, उन्होंने कहा कि बिलासपुर को अलग ही रखना है। तो बहुत बाद में जाके 15 अगस्त को जो है उन्होंने मर्ज किया था बिलासपुर स्टेट को इंडियन यूनियन में, लेकिन हिमाचल प्रदेश में शामिल नहीं किया। बिलासपुर अलग से पार्ट ये चीफ कमिश्नर प्रोविंस बनेगा और रेस्ट ऑफ हिमाचल जो है वो अलग से चीफ कमिश्नर प्रोविंस बनेगा। भले ही जो एक्सेशन डॉक्यूमेंट था 8 मार्च 1948 को साइन हो गए थे, लेकिन एज ए चीफ कमिश्नर प्रोविंस 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश बना। अभी समझेंगे कि चीफ कमिश्नर प्रोविंस क्या होता है, लेकिन उससे पहले उस समय का जो हिमाचल है उसके बारे में आप थोड़ा समझ लीजिए। जैसे आज का हिमाचल और उस समय का हिमाचल में आपको थोड़ा बता देता हूं। एक मैं रफ स्केच यहां पे बना रहा हूं, मान लीजिए कि ये आज का हिमाचल है और आज के हिमाचल में आपको 12 डिस्ट्रिक्ट्स दिखती हैं, वो आपको पता है 12 डिस्ट्रिक्ट्स कौन है। लेकिन अगर मैं उस टाइम की बात करूं, उस टाइम ये जो एरियाज में रेड में आपको शो कर रहा हूं, ये पूरा एरिया जिसमें आज का ये कांगड़ा और आज का लाहौल स्पीति, आज का कुल्लू और इसके अलावा यहां पे हमीरपुर और ऊना, ये सारे रेड वाले जो एरिया मैंने दिखाए हैं, लाहौल स्पीति, कुल्लू, हमीरपुर, ऊना और कांगड़ा, ये सब नाम नहीं थे। ये सब नाम नहीं थे। ऊना, हमीरपुर ये नाम बाद में आए। ये पुराने नाम तो थे प्रिंसली स्टेट के टाइम पे, जैसे कुटलेहर होता था यहाँ पे, जसवान यहाँ पे होती थी, हमीरपुर में सुजानपुर टिहरा वाला एरिया हो गया, ठीक है, हमीरपुर खुद एक एरिया था। ये सब नाम तो थे, लेकिन एज ए डिस्ट्रिक्ट ये सब नहीं थे।
उसमें, क्योंकि किसी जमाने में सतलुज नदी के इस तरफ वाला जो एरिया है यहां पे रंजीत सिंह का कब्जा था, और बाद में जो है ये फाइनली 1839 में उनका जो एक कमांडर होगा जनरल वेंटुरा, तो वो रंजीत सिंह की डेथ के बाद जो है वो इस तरफ कुल्लू और लाहौल स्पीति गया था एनेक्सेशन करने के लिए। तो अल्टीमेटली जो है एंग्लो सिख वॉर हुआ और उसमें अंग्रेजों ने सिखों को हरा दिया, और ये सारा जो एरिया है ये आ गया अंग्रेजों के अंडर। जब अंग्रेजों के अंडर ये एरिया आएगा तो उसके बाद ये एरिया अंग्रेजों के अंडर ही रहेगा, उन्होंने वहां के रूलर्स को वापस नहीं किया। तो ये एरिया जो है उसमें से ही ब्रिटिश के अंडर था, और जब भारत आजाद हुआ तो उसके बाद ये एरिया चला गया पंजाब प्रोविंस में, जो पंजाब स्टेट था, क्योंकि आजादी के पहले भी अंग्रेज मेनली पंजाब से ही उस एरिया को रेगुलेट करते थे। और ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट नहीं थी, ये सारी मिला के एक ही डिस्ट्रिक्ट थी, कांगड़ा, धर्मशाला में इसका हेडक्वार्टर हुआ करता था। ये सारी मिला के एक ही डिस्ट्रिक्ट थी। आजादी के बाद ये एरिया जो है ये पंजाब में चला गया, और पंजाब में भी वो एक ही डिस्ट्रिक्ट के नाम से रहा, दैट इज कांगड़ा। पंजाब में रहते रहते 1960 में पंजाब में ही कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट अलग हुई और उसका लाहौल स्पीति एक अलग डिस्ट्रिक्ट बन गई। मैंने आपको कहा कि पहले कांगड़ा ही नाम चलता था डिस्ट्रिक्ट का, जितने ये हिल एरिया है पंजाब का, हिल एरिया उस पूरे का नाम कांगड़ा था। लेकिन 1960 में कांगड़ा से एक पोर्शन अलग हुआ और उसका नाम होगा लाहौल स्पीति। फिर 1963 में कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से ही पंजाब में रहते रहते ही एक और एरिया अलग हुआ और उसको नाम दिया गया कुल्लू। जबकि कुल्लू तो बहुत पुराना नाम था, कुल्लू तो नाम चल रहा है, लेकिन एज अ डिस्ट्रिक्ट, एज अ सेपरेट डिस्ट्रिक्ट मैं आपको बोल रहा हूं। तो पंजाब में रहते रहते ही कांगड़ा का विभाजन हो गया था और लाहौल स्पीति और कुल्लू उससे कार्व आउट हो गए थे। उसके बाद ये सारा एरिया जो है 1966 में हिमाचल में शामिल हुआ था। जब रीऑर्गेनाइजेशन हुआ वो हम समझेंगे डिटेल में। और ये जब हिमाचल को स्टेटहुड मिल गया उसके बाद फिर ये कांगड़ा से हमीरपुर और ऊना जो है ये एरियाज अलग हुए थे। कुछ और भी एरिया शामिल हुए थे, उसमें गुरदासपुर, होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट के कुछ एरियाज थे, ठीक है, वो हम बाद में बात करेंगे। अभी वो सब जरूरी नहीं है, जब वहां पे पहुंचेंगे 1966 के आसपास तब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि कौन कौन से एरियाज जो हैं, डलहौजी, बकलो, होशियारपुर के, ये ऊना एरिया हो गए, और गुरदासपुर पठानकोट वैली के भी कुछ एरियाज थे, वो कैसे फिर यहां पे शामिल हुए। ये सब तो थे। इसके अलावा शिमला भी था। मैं शिमला रियासत की बात नहीं कर रहा हूं, जो शिमला शहर है मैं उसकी बात कर रहा हूं। शिमला शहर और उसके आसपास के कुछ एरिया। पहले तो शिमला शहर ही था, लेकिन 1950 में एक सेटलमेंट हुई थी, एक स्वैप एग्रीमेंट हुआ था। उसमें कुछ एरियाज, जब अंग्रेज यहां पे थे तो सोलन में उनकी कैंटोनमेंट हुआ करती थी। उस सोलन कैंटोनमेंट में जैसे कसौली है, डिगशाई है, ऐसे एरियाज हैं। कुछ शिमला हिल्स में भी थे, जैसे कोटखाई, कोटगढ़, ये स्ट्रेटेजिक एरियाज थे, तो ये भी कैंटोनमेंट वाले एरियाज थे। ये कैंटोनमेंट वाले एरिया जो हैं तो ये उसमें पेप्सू का पार्ट हुआ करता था, ईस्ट पंजाब का। 1950 में ये ट्रांसफर होके जो है ये इसमें महासू डिस्ट्रिक्ट में शामिल किए गए थे। और कुछ एरिया यहां से महासू से, जैसे संजौली वगैरह आसपास, ये प्रोस्पेक्ट हिल वाले एरिया हो गए, ये उसमें पेप्सू में ट्रांसफर किए गए थे। आप मान लीजिए कि पंजाब में ट्रांसफर किए थे, या फिर इंडिया जो रेस्ट ऑफ इंडिया वाला पोर्शन है उसमें वो ट्रांसफर किए थे। तो अभी स्वैप एग्रीमेंट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, आप इसको स्किप कर सकते हैं। अभी इस मैप में आप सिर्फ इतना समझिए कि ये आज का कांगड़ा, आज का कुल्लू, लाहौल स्पीति, आज का हमीरपुर और ऊना, और साथ में शिमला शहर, और शिमला शहर के कुछ एरियाज, सारे एरियाज नहीं लेकिन कुछ एरियाज ये पंजाब में थे। इसके अलावा जितना एरिया बच गए वो सब बनेंगे 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश, लेकिन स्टेट के रूप में नहीं, ना ही यूनियन टेरिटरी के रूप में, वो बनेंगे चीफ कमिश्नर प्रोविंस। अभी समझेंगे चीफ कमिश्नर प्रोविंस क्या होता है। तो वो रेस्ट ऑफ एरियाज कौन बच गए वो आपको क्लियर है। हालांकि ये मैप जो है ये एक्यूरेट नहीं है, मैं एक रफ स्केच आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। इसमें मंडी, सुकेत, और यहां पे सिरमौर, और यहां पे चंबा, और इसके अलावा जितना एरिया बच गया ये हो गया शिमला हिल स्टेट्स। अब शिमला हिल स्टेट्स में, शिमला शहर की बात नहीं मैं कर रहा हूं, शिमला हिल स्टेट्स में 26 रियासतें आती थी। नाम लास्ट लेक्चर में, जो लास्ट लेक्चर का पीडीएफ था उसमें सारे नाम मैंने आपको दिए हैं, और कुछ अगर आप रिकॉल कर सकते हैं, जैसे उसमें रामपुर बुशहर है, खनेटी है, डेलत है, देन कुमारसेन, कोटी, मधान, ठियोग, इस तरह की जो है 26 रियासतें शिमला हिल स्टेट में आती थी। बागत हो गया, बाघल हो गया, कुनिहार है, इस तरह की 26 रियासतें वो आती हैं, तो वो बनेगा शिमला हिल स्टेट्स। अब आपने एक बात ध्यान रखनी है कि 1948 में हिमाचल प्रदेश जब चीफ कमिश्नर प्रोविंस के रूप में बना तो हिमाचल में कौन कौन से एरियाज थे, किस एरिया को मिला के हिमाचल बनेगा। अभी बताया मैंने 26 शिमला हिल स्टेट्स, नाम आपको पीडीएफ में दिए हैं 34th लेक्चर के पीडीएफ में, जिसमें ये कोटी, मधान, घूंड, इसमें क्योंथल है, डेलत है, रामपुर बुशहर वगैरह 26 शिमला हिल स्टेट इसमें आ जाएंगी। इसके अलावा चंबा, देन सिरमौर, मंडी,
और सुकेत। तो टोटल हिमाचल प्रदेश बना था 30 रियासतों से मिलके। इन 30 रियासतों में ये 26 हो गई शिमला हिल स्टेट, और जो 4 बची इनको बोलते थे पंजाब हिल स्टेट्स। तो 26 शिमला हिल स्टेट्स और रिमेनिंग 4 जो है वो पंजाब हिल स्टेट्स। इनको मिला के हिमाचल प्रदेश एज ए चीफ कमिश्नर प्रोविंस बनेगा 1948 में। और वो कैसे बना, कैसे रूलर्स को कन्विंस किया गया, वो हम पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में। इसके अलावा आज के जो हिमाचल है उसमें ये सारे एरिया जो है ये ओरिजिनली नहीं थे। ओरिजिनली मैंने आपको बता दिया, ये कांगड़ा एक ही डिस्ट्रिक्ट हुआ करती थी, उसमें लाहौल स्पीति भी था, कुल्लू भी था, आज का ऊना और हमीरपुर भी था। और ये अंग्रेजों के अंडर सीधा एरिया चला गया था, बहुत पहले से चला गया था। जब एंग्लो सिख वॉर हुआ था 1845-46 में, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के बाद ही ये एरिया जो है वो ब्रिटिश के अंडर था, और ब्रिटिश के बाद जो है ये पंजाब में चला गया। तो ये तो बाद में आएगा 1966 में, तब हम उसकी बात करेंगे। अभी आपको ये याद रखना है, हम शुरुआत कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है, कि हाउ हिमाचल प्रदेश केम इनटू बीइंग, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है। और कितने उसमें रियासतें थी 1948 में जब चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना, 30 रियासतें थी, 26 जो है शिमला हिल स्टेट्स और 4 जो है पंजाब हिल स्टेट, जिसमें चंबा, सिरमौर, मंडी, सुकेत। मंडी और सुकेत को मर्ज करके एक ही नाम पड़ेगा, दैट इज मंडी। तो सुकेत नाम अब यूज नहीं होता है, अब वो मंडी डिस्ट्रिक्ट है। तो अल्टीमेटली ये 3 रह गई और ये 26। इन 26 को मिला के इनकी जो एक ही डिस्ट्रिक्ट बनेगी, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम होगा महासू। तो टोटल जो है 1948 में जब हिमाचल एक चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना, टोटल 30 रियासतों से मिलकर बना था, और एडमिनिस्ट्रेटिवली इट वाज डिवाइडेड इनटू 4 डिस्ट्रिक्ट्स। और 4 डिस्ट्रिक्ट्स कौन सी हैं? चंबा, सिरमौर, मंडी, मंडी सुकेत और मंडी के मिलने से बना, और चौथी बनेगी महासू। महासू में आएंगे 26 शिमला हिल स्टेट्स। तो इस तरह से 4 डिस्ट्रिक्ट्स का ये हिमाचल बनेगा। इसमें हिमाचल का एक एरिया जो हमने स्किप किया है, दैट इज बिलासपुर। हमीरपुर की बाउंड्री के साथ सटा हुआ बिलासपुर जो एरिया है, बिलासपुर हमने काउंट नहीं किया, क्योंकि मैंने आपको बताया बिलासपुर कन्विंस नहीं हुआ यहां पे शामिल होने के लिए। हालांकि इंडियन यूनियन में तो बिलासपुर शामिल हो गया, उन 552 रियासतों में से बिलासपुर भी एक रियासत थी। इंडियन यूनियन में अगस्त 1948 में ये एग्री हो गया इंडियन यूनियन में शामिल होने के लिए, लेकिन हिमाचल प्रदेश चीफ कमिश्नर प्रोविंस में शामिल नहीं हुआ। बिलासपुर के राजा अनंत चंद ने कहा कि उन्हें अलग आइडेंटिटी को मेंटेन करना है, इसीलिए क्योंकि ज्यादा जबरदस्ती नहीं कर सकते थे, वहां पे भाखड़ा वगैरह वो सब प्रोजेक्ट जो थे वो उसमें वो सरकार का प्रयास था वहां पे उनको सेटअप करने का। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, बिलासपुर को अलग से चीफ कमिश्नर प्रोविंस को दर्जा दे देते हैं। तो हिमाचल प्रदेश जो है वो 15 अप्रैल 1948 को चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना, और बिलासपुर अलग से एक चीफ कमिश्नर प्रोविंस बनेगा अगस्त 1948 में। तो अभी बिलासपुर की बात हम नहीं करेंगे, अब शुरुआत करेंगे ये 4 डिस्ट्रिक्ट से हमने पढ़ा है, ये हमने 12 डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचाना है हिमाचल प्रदेश। और पॉलिटिकल सेटअप की बात करें तो अभी ये चीफ कमिश्नर प्रोविंस है, ये कैसे स्टेटहुड बनेगा ये भी हमने समझना है। तो ये कंप्लीट जर्नी जो है हम इसी लेक्चर में इसको पूरा करेंगे। तो अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश एज अ चीफ कमिश्नर प्रोविंस। देखिए ये चीफ कमिश्नर प्रोविंस क्या होता है। जब इंडिया बना, इंडिया जब आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो वो अभी मैंने आपको बताया कि इसमें बहुत सारी रियासतें थी और इसमें प्रोविंसेस भी थी। 11 प्रोविंसेस हुआ करती थी और 560 के आसपास जो है 560 के आसपास यहां पे रियासतें थी। अब उन सबसे मिलके जो है यहां पे एक देश बनेगा जिसको इंडिया बोला गया, ठीक है, ऑफिशियली। जबकि अंग्रेजों के टाइम पे भी था, लेकिन उतना इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर नहीं था। अभी रियासतें जो थी वो इंडिपेंडेंट तरीके से अपने वहां काम कर रही थी। तो जब ऐसा एक स्ट्रक्चर बना, ऐसा पॉलिटिकल सेटअप यहां पे बना, इसमें कुछ एरिया ऐसे भी थे जिनको कि स्टेट नहीं बनाया जा सकता था। कारण बहुत सारे होते हैं, जैसे नागालैंड एक एरिया है, उसको शुरू से स्टेट नहीं बनाया, बहुत बाद में जाके स्टेट बनाया गया। क्यों? क्योंकि वहां के जो लोग हैं वो डिमांड कर रहे थे कि हमें अपना ऑटोनोमस एरिया चाहिए। उन सेसेशनिस्ट टेंडेंसीज को, वो ऐसी सेसेशनिस्ट टेंडेंसी ना हो, उनको रोकने के लिए ऐसे पर्टिकुलर एरिया को केंद्र की निगरानी में रखा जाता है। तो केंद्र की निगरानी में आज कोई एरिया जब रखा जाएगा, अभी आपने रिसेंटली देखा जे.एंड.के में धारा 370 को हटाया गया, क्योंकि जे.एंड.के ऐसा एरिया है वहां पे आप देख रहे हैं कई टाइम से ये टेररिस्ट एक्टिविटी और वो सब जो है वो ज्यादा हो रही थी, खास करके 1989 के बाद। तो इस एरिया को सीधे केंद्र के अधीन रखना था, ऐसा पॉसिबल नहीं था, क्योंकि जे.एंड.के एक स्टेट था, धारा 370 वहां पे थी, उसके कारण वहां पे बहुत ज्यादा ऑटोनॉमी थी। तो और वहां की जो पुलिस वगैरह है वो जे.एंड.के गवर्नमेंट के अंडर आती थी। तो केंद्र सरकार ने अभी क्या किया, धारा 370 को हटाया और जे.एंड.के एरिया को तोड़ के एक लद्दाख बना दिया और दूसरा जम्मू कश्मीर, और ये दोनों बन गए यूनियन टेरिटरी।
यूनियन टेरिटरी बनाते ही क्या हुआ कि ये एरिया नाम ही यूनियन टेरिटरी है, केंद्र की सीमा है, तो डायरेक्टली जो दिल्ली गवर्नमेंट है, जो इंडियन गवर्नमेंट है, वो सीधी नजर रख पाएगी इस एरिया में। अपने किसी बंदे के अपने किसी पर्सन को वहां अपॉइंट करके, जैसे लेफ्टिनेंट गवर्नर को वहां भेजेंगे एज एडमिनिस्ट्रेटर, तो वो हर बात की जानकारी जो है वो केंद्रीय सरकार को देगा कि कहीं कोई ऐसी गतिविधि तो नहीं वहां पे हो रही है, कोई सेसेशनिस्ट टेंडेंसीज तो नहीं वहां पे हो रही है। इसीलिए जब भारत बना था, उसमें जब देश आजाद हुआ, तो पॉलिटिकली इतनी मैच्योरिटी हमारे देश में नहीं थी, तो सबको स्टेटहुड का दर्जा देना वो भी क्लियर नहीं था, क्योंकि बहुत सारे कल्चर्स को, एक मल्टी डाइवर्स यहाँ पे कल्चर है, प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है, कहीं पे अलग कल्चर है, यहाँ पे अलग कल्चर है, इस एरिया में अलग कल्चर है, इस तरह सेसेशनिस्ट टेंडेंसीज वहां पे होती हैं। लोग डिमांड कर सकते हैं कि हमें जो है अपना अलग से एक देश चाहिए, तो ऐसे एरियाज को सीधे केंद्र की निगरानी में रखना जरूरी था। हिमाचल में हालांकि वो सिनेरियो नहीं था, इनका केंद्र सरकार का प्लान ये था कि हिमाचल प्रदेश को पंजाब में मर्ज कर दिया जाए, खास करके ईस्ट पंजाब जो था। लेकिन हिमाचल के जो रूलर्स हैं, खास करके जो यहाँ के लीडर्स थे, उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की केंद्रीय सरकार से कि हिमाचल की अपनी एक आइडेंटिटी होनी चाहिए, हिमाचल प्रदेश को मर्ज नहीं किया जाना चाहिए। अगर वो पंजाब के साथ मर्ज कर देंगे फिर तो हिमाचल को कोई भी नहीं पूछेगा, हिल एरिया को नजरअंदाज कर दिया जाएगा। इसीलिए यह प्लान किया गया कि हिमाचल प्रदेश को सीधा केंद्र की निगरानी में रखा जाए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश बहुत सारी रियासतों को मिला के, उसमें 30 रियासतों को मिला के एचपी बना था, तो इतनी जल्दी उतनी पॉलिटिकल मैच्योरिटी यहां पे नहीं थी कि एकदम से फुल स्टेटहुड का दर्जा यहां पे दे दिया जाए। इसलिए उन्होंने ये कहा कि आपकी एक अलग आइडेंटिटी तो बन गई है, आपको पंजाब में हम मर्ज नहीं करेंगे, आपकी अलग आइडेंटिटी है, लेकिन वो आइडेंटिटी होगी चीफ कमिश्नर प्रोविंस के रूप में। ये नाम जो है, ये देखो कैसे नाम अस्तित्व में आया। ऐसे एरियाज अंग्रेजों के टाइम पे भी होते थे जहां अंग्रेज हुकूमत सीधे, सेंट्रल गवर्नमेंट सीधे नजर रखती थी, और 1874 में ये कॉन्सेप्ट आया था, तब नाम दिया जाता था शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट्स। ऐसी शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट्स जो सीधे केंद्र सरकार के अंडर होती थी। 1948 में ये कॉन्सेप्ट चेंज होके यहां पे आ गया चीफ कमिश्नर प्रोविंस। तो सिर्फ हिमाचल ही नहीं था, बहुत सारे ऐसे स्टेट्स होंगे, जैसे ये वाले एरिया मणिपुर, त्रिपुरा, ऐसे हिमाचल में बिलासपुर, ऐसे बहुत सारे एरियाज थे जिनको चीफ कमिश्नर प्रोविंस का दर्जा दिया गया। नाम से ही क्लियर है, चीफ कमिश्नर प्रोविंस। एक अथॉरिटी होगी जिसको चीफ कमिश्नर बोलेंगे, केंद्रीय सरकार उस बंदे को अपॉइंट करेगी, और वो बंदा हिमाचल प्रदेश जो है यहां का हेड होगा, यहां का ब्यूरोक्रेटिक या एडमिनिस्ट्रेटिव हेड वो पर्सन होगा, उसकी निगरानी में ही यहां पे सारे काम होंगे इस पूरी टेरिटरी में। ठीक है, अब देखो ये टेरिटरी, इसका एरिया कितना था, 27,010 इतना स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया उसमें था, और 9,35,000 के आसपास जो है वो वहां पे पॉपुलेशन थी हिमाचल में। मैं कब की बात कर रहा हूं, ये लास्ट लेक्चर में भी हालांकि मैंने बताया है, 15 अप्रैल 1948 की बात कर रहा हूं, जब हिमाचल प्रदेश एक चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना, और नाम भी उसी समय हिमाचल प्रदेश आया। हालांकि हिमालयन फ्रंट नाम जो है वो सजेस्ट किया गया था, जो यहाँ की रीजनल काउंसिल थी, हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल, लेकिन आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा ने नाम दिया बाद में हिमाचल प्रदेश, और ये नाम लिया गया। 27,010 स्क्वायर किलोमीटर यहाँ पे एरिया था, और 9,35,000 यहाँ की पॉपुलेशन थी। बाद में कैसे एरिया और पॉपुलेशन बढ़ेगी ये हम सब्सिक्वेंट जो आगे पार्ट आएगा उसमें समझेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि चीफ कमिश्नर प्रोविंस जो कॉन्सेप्ट था, ब्रिटिश टाइम में शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था। जो एरिया सीधा केंद्र सरकार के अंडर रहेगा उसको शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट बोलेंगे। बाद में ये नाम चेंज होकर चीफ कमिश्नर प्रोविंस आ गया। बहुत सारी रियासतों के मिलने से ऐसे यूनियन बनने लगे, जैसे हिमाचल प्रदेश बना, डेक्कन यूनियन होगा, तो एक नाम आया जिसको बोलते हैं चीफ कमिश्नर प्रोविंस। कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। जैसे आज यूनियन टेरिटरी में क्या होता है, ये अंडमान निकोबार है, यहां पे आज क्या होगा, अंडमान निकोबार में यहां पे केंद्रीय सरकार जो है अपना एक पर्सन अपॉइंट करेगी, एलजी अपॉइंट करेगी, और वो एलजी जो है अंडमान निकोबार का हेड होगा। अंडमान निकोबार में कोई विधानसभा नहीं है, इसलिए वहां पे कोई मुख्यमंत्री भी नहीं है। ये कॉन्सेप्ट होता है। अंडमान निकोबार में भी है, चंडीगढ़ में भी है, वहां पे भी एडमिनिस्ट्रेटर होता है। जो भी यूनियन टेरिटरीज है, कुछ यूटीज होती हैं वो थोड़ी अपग्रेडेड होती हैं, जैसे दिल्ली, पुडुचेरी, जे&के, इनको हाफ स्टेट भी बोल देते हैं, क्योंकि यहां पे एडमिनिस्ट्रेटर तो है लेकिन वहां पे अपनी एक लेजिस्लेटिव असेंबली भी होती है और उनका चीफ मिनिस्टर भी होता है। ठीक है, तो वो आपको क्लियर है, पॉलिटी आपने पढ़ी है, तो मैं इसमें ज्यादा नहीं जाऊंगा। अभी मैंने आपको सिर्फ बताया कि चीफ कमिश्नर प्रोविंस का उसमें मतलब क्या था, ऐसी टेरिटरी जो सीधे केंद्र सरकार के अंडर आती है। आज जो यूनियन टेरिटरी का कॉन्सेप्ट है उसमें वही चीफ कमिश्नर का कॉन्सेप्ट था। आज यूनियन टेरिटरी में एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है, उसको केंद्र सरकार नॉमिनेट करके भेजती है, कोई चुनाव नहीं होते एडमिनिस्ट्रेटर के। उसी तरह जो चीफ कमिश्नर होगा वो उस टाइम का आईसीएस होता था, इंडियन सिविल सर्वेंट होता था। अब तो नॉमेनक्लेचर चेंज होके इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हो गया है, तब जो नाम था दैट इज इंडियन सिविल सर्वेंट।
तो ऐसा एक व्यक्ति अपॉइंट किया जाएगा और उसको चीफ कमिश्नर बोलेंगे। तो जब 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश एक चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना 30 रियासतों को मिला के, जिसमें 26 शिमला हिल स्टेट्स थी और 4 पंजाब हिल स्टेट्स थी, और अल्टीमेटली 4 डिस्ट्रिक्ट में बना। उन 26 की एक डिस्ट्रिक्ट बन गई, दैट इज महासू, और बाकी जो 4 बची उनमें मंडी और सुकेत मर्ज होकर मंडी बन गए, मंडी बन गया दूसरा, और सिरमौर और चंबा ये 2 हो गए। तो टोटल 4 डिस्ट्रिक्ट यहां पे बनेगी। अब जो चीफ कमिश्नर हिमाचल प्रदेश में बना सबसे पहला, वो आईसीएस थे एनसी मेहता। ये ब्रिटिश के टाइम का जो कैडर हुआ करता था उसी के टाइम पे ये बने थे। और ई पेंड्रल मून, ये पेंड्रल मून काफी फेमस है। 19 थे तो ब्रिटिश, लेकिन 1987 तक फिर वो रहे यहाँ पे भारत में ही, और इन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं, जैसे डिवाइड एंड क्विट वगैरह जो है वो उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट पे भी पुस्तक लिखी है। तो ये ई पेंड्रल मून ये बनेंगे चीफ कमिश्नर, और उनके डिप्यूटी बनेंगे ई पेंड्रल मून। कुछ समय बाद 1950 के आसपास जो है ई पेंड्रल मून बन गए थे चीफ कमिश्नर, और उनकी जगह आ गए थे भगवान सहाय। तो इस तरह से कौन कौन यहाँ पे चीफ कमिश्नर रहे हिमाचल में? 3 चीफ कमिश्नर रहे हैं, एनसी मेहता, ई पेंड्रल मून और भगवान सहाय। जब ये एक चीफ कमिश्नर थे तो ये इनके डिप्यूटी थे, बाद में ये चीफ कमिश्नर बन गए, और इनके बाद इनको सक्सीड किया था भगवान सहाय ने। तो ये नाम भी आपको क्लियर होने चाहिए। जब मैं एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री बताऊंगा उसमें विद टाइमलाइन आपको क्लियर हो जाएगा कि किस दिन से किस दिन तक जो है एनसी मेहता है, कब पेंड्रल मून है और कब भगवान सहाय है, वो क्योंकि वो डिटेल जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री में की जाती है। यहां तो हम एक रफली पढ़ेंगे कि किस तरह हिमाचल जो है उसको स्टेटहुड अटेन होगा। यह हुआ चीफ कमिश्नर प्रोविंस के बारे में। अब समझते हैं कि काम कैसे होगा। काम कैसे होता था, देखो काम कैसे होगा। यह हिमाचल एक चीफ कमिश्नर प्रोविंस, मुखिया होगा एनसी मेहता, जो हेड होगा दैट इज एनसी मेहता। इनका जो डिप्यूटी होगा दैट इज ई पेंड्रल मून। ये हो गए चीफ कमिश्नर, इनका डिप्यूटी ई पेंड्रल मून। इसके अलावा इन्होंने जो भी फैसला लेना है चीफ कमिश्नर ने, उनको सलाह देने के लिए एक एडवाइजरी काउंसिल होगी। उनको सलाह देने के लिए एडवाइजरी काउंसिल होगी, और उस एडवाइजरी काउंसिल में होंगे 9 मेंबर्स। और ये 9 मेंबर्स देखो कैसे होंगे। इन 9 मेंबर्स में 6 जो हैं वो पॉपुलर जो लीडर थे हिमाचल प्रदेश में, जो इस तरह के पॉपुलर पर्सनैलिटीज थी। 6 लोग जो होंगे जनता से होंगे, और जो 3 लोग हैं ये 3 लोग थे रूलर्स, जो राजा महाराजा। ये कॉमन पीपल में से होंगे जो राजा महाराजा नहीं थे। तो ये 3 रूलर देखो कहां कहां के होंगे। एक मंडी का रूलर, नाम आपको क्लियर है, जोगिंदर सेन। उसमें जब मर्जर हुआ तो जोगिंदर सेन मंडी के राजा थे, मंडी के रूलर होंगे। उसके अलावा जो है चंबा के रूलर लक्ष्मण सिंह करके, राजा लक्ष्मण सिंह चंबा के रूलर थे, वो भी इस काउंसिल में होंगे। और तीसरे हैं राजा और बगात, ये होंगे राजा दुर्गा सिंह। तो यहां पे हो गए जोगिंदर सेन मंडी के राजा, चंबा के राजा लक्ष्मण सिंह, और दुर्गा सिंह थे बगात के राजा। 3 रूलर इस काउंसिल में हैं, और 6 जो लोग हैं वो पॉपुलर हैं। ये नाम पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे। कुछ 1-2 नाम जो मैं रिकॉल कर पाता हूं आपको बता देता हूं। वन इज वाईएस परमार और पदम देव, देन लीलावती, देन पूर्णानंद, देन शिवचंद दास और अवतार चंद। ये रिकॉल कर ही लिए सारे। अवतार चंद मेहता इनका नाम था। तो 6 लोग, ये पीडीएफ में मिल जाएगा सब कुछ, तो मैं ज्यादा इस पे नहीं जा रहा हूं। तो मैं राइटिंग भी थोड़ी साफ नहीं यहां पे लिख रहा हूं, क्योंकि आप बस आप सुनिए और पीडीएफ में आपको क्लियर हो जाएगा। तो वाईएस परमार, पदम देव, लीलावती, पूर्णानंद, शिवचंद दास और अवतार चंद मेहता, ये 6 लोग पॉपुलर होंगे जो लोगों से आएंगे। और 3 जो होंगे वो रूलर थे, मंडी, चंबा और बगात के रूलर। नाम मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। ये होगी एडवाइजरी काउंसिल। लेकिन समस्या क्या होगी, यहां के जो लोग थे उन्होंने इस सेटअप को वेलकम नहीं किया। जो पढ़े लिखे लोग थे, जो उसमें के लीडर थे, उन्होंने इस सेटअप को यहां पे वेलकम नहीं किया। और उनमें जो मेन लीडर है वो तो वाईएस परमार है। अब वाईएस परमार जो है ये भारत की संविधान सभा में भी एक मेंबर थे। देखो 9 दिसंबर 1946 को भारत की संविधान सभा शुरू हो गई थी, और वहां पे स्ट्रेंथ आपको क्लियर है, 389 लोग टोटल आने थे। और इन 389 में से ये 296 जो हैं वो प्रोविंसेस से आने थे, जिनमें भी आगे डिवीजन है 292 और 4 का। ठीक है, 296 जो प्रोविंसेस से आने थे, और जितने रिमेनिंग बच गए वो आने थे प्रिंसली स्टेट से।
तो हिमाचल वाले एरिया से भी कुछ लोग जाने थे। तो हिमाचल से जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, केंद्र की संविधान सभा में जो लोग गए थे, नाम आपने याद रखने हैं। एक वाईएस परमार, ये जो अपना उस टाइम का हिमाचल था, यहां से वाईएस परमार थे। एक बख्शी टेकचंद थे, कांगड़ा एरिया से, बख्शी टेकचंद, उसमें का कांगड़ा मतलब उसमें पंजाब में था, बख्शी टेकचंद गए। और एक बिलासपुर के राजा खुद भी गए थे, आनंद चंद। तो 3 लोग जो हैं, आज का जो हिमाचल है, 3 लोग, उनका रिप्रेजेंटेशन वहां पे भी था। तो जब संविधान बन रहा था, संविधान सभा की बैठक होती थी, तो वाईएस परमार बार बार वहां पे ये डिमांड उठाते थे कि चीफ कमिश्नर प्रोविंस का स्टेटस जो है वो सफिशिएंट नहीं है यहाँ के लोगों की एस्पिरेशंस को फुलफिल करने के लिए, कुछ और स्टेटस यहाँ पे होना चाहिए, फुल फ्लेज स्टेट का स्टेटस यहाँ पे होना चाहिए। और सरदार पटेल ने भी एक बार कहा था, जब 2 मार्च 1948 को रूलर्स की बैठक थी और उनसे एक्सेशन डॉक्यूमेंट में साइन करवाने थे, तो सरदार पटेल ने कहा था कि एक दिन जो है इस एरिया को स्टेटहुड का दर्जा दिया जाएगा। तो वाईएस परमार बार बार जो है सरदार पटेल की कमिटमेंट को याद करवा रहे हैं और ये कहेंगे कि जो है हिमाचल को स्टेटहुड का दर्जा मिलना चाहिए। अब देखिए इस स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यह है कि कहने के लिए तो उन्होंने एडवाइजरी काउंसिल बनाई है कि ये एडवाइजरी काउंसिल और ये चीफ कमिश्नर और उसके डिप्यूटी एक बैठक में अहम फैसले लेंगे हिमाचल प्रदेश के लिए। लेकिन बात यह थी कि द नेचर ऑफ दिस काउंसिल वाज मेयरली एडवाइजरी। ये जो काउंसिल है इसका नेचर सिर्फ एडवाइजरी है। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई एक बैठक हो रही है जहां पे हिमाचल के लिए कुछ अहम फैसला लेना है और उसमें ये 9 लोगों की जो काउंसिल है इससे डिस्कस किया जाएगा कोई भी मैटर, लेकिन अल्टीमेट जो डिसीजन होगा वो चीफ कमिश्नर का ही रहेगा। तो ये जो पूरी काउंसिल है इसका नेचर सिर्फ एडवाइजरी है, ये बाइंडिंग नहीं है। इनकी जो एडवाइस है दैट वुड नॉट बी बाइंडिंग ऑन द चीफ कमिश्नर। इस नेचर से हिमाचल के जो लोग हैं वो उसमें खुश नहीं है। ये जो चीफ कमिश्नर वाला सेटअप है ये इट वाज हाईली ब्यूरोक्रेटिक इन नेचर। हाईली ब्यूरोक्रेटिक मीन अफसरशाही, ये आईसीएस है उसमें कि आईएएस है, और ये जो डिसीजन लेंगे वो डिसीजन यहां पे इंपोज किया जाएगा। पीपल का कोई से नहीं है, यहां पे लोगों की कोई बात नहीं रखी जा रही है। उस चीफ कमिश्नर की मर्जी है, अगर वो उनकी बात मानता है तो ठीक है, नहीं मानता है तब भी ठीक है। तो लोग यहां पे खुश नहीं होंगे। और टाइम टाइम पे वाईएस परमार जो है ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी इन्होंने आवाज उठाई कि एक नया सेटअप जो है वो हिमाचल के लिए मिलना चाहिए। और जहां जहां चीफ कमिश्नर प्रोविंस थे वहां से भी ऐसे ही डिमांड्स आती थी। अब सरकार क्या करेगी वो भी हम समझते हैं। अभी हमने बात की 1948 में हिमाचल प्रदेश एक चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना, और इस चीफ कमिश्नर प्रोविंस में जो हिमाचल में ब्यूरोक्रेटिक रूल चलेगा उस ब्यूरोक्रेटिक रूल को बोलते हैं मेहता मून रूल। मेहता मून रूल क्यों? क्योंकि एनसी मेहता चीफ कमिश्नर थे और ए पेंड्रल मून जो है वो डिप्यूटी थे, तो इनका ये रूल चलेगा। उसके बाद 1950 में एनसी मेहता रिटायर हो गए और उनकी जगह ई पेंड्रल मून जो है वो यहां बन जाएंगे चीफ कमिश्नर। और 1950 में जब उन्होंने ऑफिस लिया था, मार्च 1950 में ई पेंड्रल मून जब चीफ कमिश्नर बने थे, उससे 2 महीने पहले यानी कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूरी तरह से लागू हो गया था। रिपब्लिक डे आप जानते ही हैं, इस दिन भारतीय संविधान जो है ये अस्तित्व में आया और भारतीय संविधान यहां पूरी तरह से लागू हो गया। उस संविधान में एक क्लासिफिकेशन दी गई थी स्टेट्स की। 7th और 9th जो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, वहां पे क्लासिफिकेशन दी गई थी और वो क्लासिफिकेशन है ए बी सी डी। ए में 9 स्टेट्स थे, बी में 9 स्टेट्स थे, यहां पे 10 स्टेट्स थे और यहां पे एक ही था। जो एक यहां पे था वो था अंडमान निकोबार। यहां पे 10 पार्ट 3 स्टेट्स थे जिनमें हिमाचल प्रदेश का नाम भी शामिल था, बिलासपुर का नाम भी रहेगा, दिल्ली भी होगी, कूर्ग भी रहेगा, मणिपुर, त्रिपुरा, इनके नाम भी रहेंगे। तो टोटल 10 जो थे वो पार्ट सी स्टेट बनेंगे। बी 9 बनेंगे और ए भी 9 बनेंगे। हमें सिर्फ पार्ट सी कैटेगरी से मतलब है क्योंकि यहां पे हिमाचल प्रदेश भी आ गया था और बिलासपुर भी आ गया था। हिमाचल अलग से चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना था और इसके बीच में बिलासपुर अलग से चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना था। बिलासपुर के चीफ कमिश्नर राजा आनंद चंद ही बने थे और रेस्ट ऑफ हिमाचल में मैंने आपको बता दिया एनसी मेहता। उनके बाद फिर जो बनेंगे मार्च 1950 में पेंड्रल मून और उनके बाद 1951 में जो है वो भगवान साहे बनेंगे। तो ये हिमाचल और बिलासपुर दोनों ही पार्ट सी में आ जाएंगे। इसके अलावा मणिपुर, त्रिपुरा वगैरह भी यहां पे है। अब यहां पे हम समझेंगे कि 26 जनवरी 1950 को हिमाचल का जो स्टेटस था, बिलासपुर का स्टेटस भी वो हो गया एज अ पार्ट सी स्टेट। लेकिन एक इंग्लिश में एक फ्रेज है
ओल्ड वाइन इन न्यू बोतल। ब्यूरोक्रेटिक सेटअप में कोई अंतर नहीं है, बस दर्जा पार्ट सी हो गया है कागजों में। अभी भी चीफ कमिश्नर की ही ऑटोनॉमी है, सेम वैसे ही काउंसिल काम करेगी, वही चीफ कमिश्नर रहेगा, कोई यहां पे सेटअप में चेंज नहीं है। तो इसका एज सच यहां पे कोई फायदा नहीं हुआ और टाइम पे फिर डिमांड उठने लगी कि ये पार्ट सी स्टेटस जो है ये भी हिमाचल के लोगों की एस्पिरेशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। यहां पे कुछ और बदलाव होने चाहिए, लोगों के हाथ में पावर आनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट यहां पे होनी चाहिए। उसके लिए सरकार ने क्या किया, ये मार्च में मैंने आपको चेंज बता दिया कि एनसी मेहता गए और पेंड्रल मून वहां पे आ गए। उस साल सितंबर 19 उससे नेक्स्ट ईयर जो है सितंबर 1951 में यहां पे इंडियन गवर्नमेंट क्या करेगी, इन स्टेट्स के लिए, कुछ स्टेट्स के लिए इन्होंने ये पार्ट सी एक्ट लागू किया। पार्ट सी एक्ट अब सिर्फ हिमाचल में लागू नहीं हुआ था ये, इसमें हिमाचल भी आ जाएगा, इसमें मणिपुर भी आ जाएगा, त्रिपुरा भी आ जाएगा। उन सबके लिए पार्ट सी एक्ट जो है वो लागू किया गया, ऑटोमेटिकली एक्सटेंड वहां पे किया गया। इसके कारण देखो बदलाव क्या है। अब आपने एक पॉइंट याद रखना है, जो पार्ट सी एक्ट है वो 1951 में आया है। बहुत सारी हिमाचल की जो बुक्स हैं उनके अकॉर्डिंग हिमाचल प्रदेश 1951 में पार्ट सी स्टेट बना, नहीं, वो गलत है। आप लक्ष्मीकांत जो एम लक्ष्मीकांत की जो बुक है इंडियन पॉलिटी की, या कोई भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बुक उठा के देख लीजिए, वहां पे 26 जनवरी 1950 को जब भारतीय संविधान लागू हुआ उसी समय हिमाचल प्रदेश एक पार्ट सी स्टेट बन गया था और टोटल 10 पार्ट सी स्टेट उसमें होते थे। लेकिन वो कहते हैं कि ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, कोई बदलाव नहीं था, सेटअप में कोई यहां बदलाव नहीं है, पॉलिटिकल सेटअप सेम वही ब्यूरोक्रेटिक चल रहा है यहां पे। तो लोगों ने रिप्रेजेंटेटिव्स ने जब आगे डिमांड रखी तो सरकार ने प्रेशर में आके एक पार्ट सी स्टेट एक्ट का गठन किया। देखो इसके अंदर क्या हुआ कि कुछ पार्ट सी स्टेट जैसे हिमाचल, मणिपुर, त्रिपुरा, इन तीनों को यह बोल दिया कि रहेंगे तो आप अभी भी पार्ट सी, लेकिन इस एक्ट के कारण बदलाव यह होगा कि यहां पे एक लिमिटेड गवर्नमेंट हम आपको देंगे। लिमिटेड गवर्नमेंट क्या है कि उन्होंने बोल दिया आपके यहां पे भी लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। जैसे मैंने आपको क्या कहा, आज भारत में 9 यूनियन टेरिटरी है, लेकिन 9 की 9 यूनियन टेरिटरी का दर्जा समान नहीं है। इनमें दिल्ली, पुडुचेरी और जेएंडके के पास अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, बाकी 6 के पास नहीं है। उसी तरह पार्ट सी स्टेट तो बहुत थे, लेकिन इसमें जो जिनका साइज काफी बड़ा था, जैसे हिमाचल प्रदेश, उस समय का हिमाचल, मणिपुर और त्रिपुरा, इनमें पार्ट सी स्टेट एक्ट लागू हुआ और यह कहा कि यहां पे लिमिटेड गवर्नमेंट बनाई जाएगी, मतलब विधानसभा का वहां पे गठन होगा। उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से बोल दिया कि इतने लोग यहां पे इलेक्टेड होंगे। तो हिमाचल प्रदेश का जो पार्ट सी एक्ट था उसके अकॉर्डिंग हिमाचल में 36 रिप्रेजेंटेटिव की एक विधानसभा बननी थी। अब जब 36 रिप्रेजेंटेटिव की विधानसभा यहां बनाने को बोल दिया तो उसके लिए चुनाव होना भी जरूरी थे। तो उसी साल जो है 1951 के लास्ट में, उसी साल नवंबर में जो है उसके चुनाव होते हैं। नवंबर 1951 के आसपास यहां चुनाव की प्रक्रिया जो है शुरू हो जाती है। चुनाव होना, उसके बाद रिजल्ट आना, अल्टीमेटली जो है ये 24 मार्च तक प्रक्रिया चलेगी। और कितनी लोगों के इलेक्शन हुए मैंने आपको बताया, 36 मेंबर्ड लेजिस्लेटिव असेंबली, 36 लोगों की विधानसभा के चुनाव हुए। और जब रिजल्ट आया तो 36 में से 24 जो लोग हैं वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे। तो जाहिर सी बात है सरकार भी इंडियन नेशनल कांग्रेस की बनेगी। तो 24 मार्च 1952 को भारत में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो पार्टी थी, हिमाचल प्रदेश में भी ये पार्टी थी इसकी जो ब्रांच है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से हिमाचल के जो सीएम बनेंगे वो होंगे डॉक्टर वाई.एस. परमार। तो ध्यान रखना है, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, पहली बार जो वाई.एस. परमार ने एज अ चीफ मिनिस्टर यहां पे ओथ ली वो 24 मार्च 1952 को। लेकिन इससे पहले एक बदलाव यहां पे क्या हो चुका था वो साथ साथ मैं आपको बता रहा हूं कि पहले तो चीफ कमिश्नर थे एनसी मेहता, उसके बाद ई पेंड्रल मून जो है वो चीफ कमिश्नर बन गए थे मार्च 1950 के आसपास, और उसके बाद 1951 में भगवान सहाय ये चीफ कमिश्नर यहां बन चुके थे। लेकिन अब इससे कुछ दिन पहले, जैसे 24 मार्च को यह हुआ और इससे कुछ दिन पहले 1 मार्च 1952 को ये चीफ कमिश्नर वाला सेटअप खत्म कर दिया और इसकी जगह यहां पे बोल दिया यहां होंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर।
इसकी जगह यहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे जो यहां के मुखिया होंगे। जैसे आजकल अंडमान निकोबार, दिल्ली, पुडुचेरी, यहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो हेड करता है, बाकी जगह नॉर्मली एडमिनिस्ट्रेटर बोल देते हैं। तो ये 1 मार्च 1952 को बोल दिया कि चीफ कमिश्नर की जगह यहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर आएंगे और वो बनेंगे रिटायर्ड मेजर जनरल हिम्मत सिंह जी। ठीक है, तो पहले जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे वो हिम्मत सिंह थे, उसके बाद उनको जो सक्सीड किया था वो बहादुर सिंह ने किया था, एंड सो ऑन। तो ज्यादा अभी यहां बात नहीं करेंगे, ये कुछ बदलाव है जो मैंने आपको बता दिए। लेकिन क्या अब देखो, एक पॉइंट आपने इसमें याद रखना है जो मैंने स्पेशली आपको बताया है कि हिमाचल 1950 में पार्ट सी स्टेट बना है, ना कि 1951 में। 1951 का जो पार्ट सी स्टेट एक्ट था उसने यह बदलाव कर दिया कि जो उन 10 में से 3 पार्ट सी स्टेट्स हैं उनको लेजिस्लेटिव असेंबली भी होगी। अब गवर्नमेंट ऑफ लिमिटेड नेचर भी उनको दे दी। देखो, लिमिटेड नेचर की गवर्नमेंट में आपको क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अब विधानसभा यहां बन गई। जैसे आज का जो फुल फ्लेज हिमाचल है उसमें अंतर क्या है, इनकी विधानसभा कोई बिल पास करती है, गवर्नर उस पर साइन करते हैं, लेकिन कोई भी महत्वपूर्ण फैसला जो है वो कैबिनेट मीटिंग में लिया जाता है और कैबिनेट मीटिंग में गवर्नर शामिल नहीं होता है। कैबिनेट मीटिंग में चीफ मिनिस्टर और उनके जो अपने खास जो मंत्री होते हैं, 5-6 जो मंत्री होते हैं, 5-6 जो मंत्री होते हैं, वो कैबिनेट का पार्ट बनते हैं। जो अहम फैसले हैं वो कैबिनेट मीटिंग में लिए जाते हैं, वहीं पे डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सा बिल इंट्रोड्यूस करना है, क्या हिमाचल में बदलाव लाना है। लेकिन उसमें की जो कैबिनेट मीटिंग होने लगी, उस कैबिनेट मीटिंग को प्रिसाइड करने लगे लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब देखो, ये जो लोग हैं, जो 36 लोग हैं, ये चुने हुए लोग हैं जिनको जनता ने वोट देके जिताया है, ये एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है। लेकिन इनकी कैबिनेट मीटिंग को प्रिसाइड कर रहे हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, जिनके इलेक्शन नहीं हुए हैं, वो केंद्र सरकार ने नॉमिनेट करके भेजे हैं। तो कहीं ना कहीं जो एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसकी ऑटोनॉमी में एक चैलेंज है कि उनकी कैबिनेट मीटिंग में लेफ्टिनेंट गवर्नर वहां पे प्रिसाइड कर रहे हैं। बहुत सारे बिल्स को वो वीटो भी कर सकते थे। तो ये सेटअप, भले ही लेजिस्लेटिव असेंबली यहां मिल गई, पहले मुख्यमंत्री यहां बन गए, 1-2 मंत्री भी उसमें बने, लेकिन इस सेटअप से हिमाचल के लोगों की एस्पिरेशंस जो है वो फुलफिल नहीं हो पाई। अभी भी डिमांड आने लगी कि ये सेटअप भी अच्छा नहीं है और हमें फुल स्टेटहुड का दर्जा मिलना चाहिए। तो अब इसके बाद क्या होगा वो अभी हम समझते हैं। एक पॉइंट जो मैंने आपको स्किप कर दिया कि वाईएस परमार जब चीफ मिनिस्टर यहां पे बने 24 मार्च 1952 को, तो पद्मदेव, क्योंकि एक मिनिस्ट्री होती है तो उसमें पद्मदेव और गौरी प्रसाद, ये पीडीएफ में मिल जाएंगे तो मैं ज्यादा एम्फेसिस नहीं यहां पे कर रहा हूं। तो वाईएस परमार सीएम होंगे और उनके साथ जो 2 मिनिस्टर होंगे, एक पद्मदेव रहेंगे और एक होंगे गौरी प्रसाद। तो टोटल 3 लोगों की पॉपुलर मिनिस्ट्री यहां पे बनेगी। ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि 1952 की जो यहां लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव के बाद जो सरकार बनेगी, कितने लोगों की मिनिस्ट्री थी? 3 लोगों की मिनिस्ट्री है, इसमें एक चीफ मिनिस्टर है और 2 जो है वो मंत्री हैं साथ में। अब बात करते हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, इसको समझने से पहले आप एक पॉइंट समझिए। इंडिया में स्टेट जो थे वो भाषा के आधार पे नहीं थे। किसी टाइम पे ये पूरा एरिया मद्रास होता था, ये पूरा एरिया बंगाल होता था, फिर यहाँ पे यूनाइटेड प्रोविंसेस, सेंट्रल प्रोविंसेस, ये पंजाब हो गया, इस तरह से स्टेट्स होती थी। लेकिन 1916 में भारत में एक आंदोलन शुरू हुआ जिसको होम रूल मूवमेंट बोलते हैं, और लोकमान्य तिलक जो थे वो भी और एनी बेसेंट, वो दोनों ही इसकी लीड कर रहे थे। लोकमान्य तिलक ने पहले शुरू कर दिया था इस मूवमेंट को अप्रैल 1916 में, और उनकी बहुत सारी डिमांड्स थी। उनमें एक डिमांड ये भी थी कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे यहां पे प्रोविंसेस बनाए जाए, भाषा के आधार पे राज्य होने चाहिए। जहां मद्रासी लैंग्वेज बोलते हैं, तमिल लैंग्वेज बोलते हैं, वो मद्रास होना चाहिए, जहां बंगाली बोलते हैं वो बंगाल होना चाहिए, बाकी जो एरिया दूसरे उनको अलग करना चाहिए उनसे। लेकिन उस टाइम अंग्रेजों ने ज्यादा बात सुनी नहीं थी। जब भारत की संविधान सभा उसकी बैठक हुई और भारत का संविधान बन रहा था, तो संविधान बनते बनते बीच में डिमांड आई कि जो देश के जो प्रदेश होंगे क्या वो भाषा के आधार पे होंगे। टाइम टाइम पे कमीशन बनाए गए, पॉलिटी में आपने पढ़े होंगे, धार कमीशन हो गया, जेवीपी कमेटी हो गई। इन दोनों कमीशन और कमेटी ने बोला कि नहीं, भाषा के आधार पे स्टेट नहीं होने चाहिए, क्योंकि भारत में तो फिर 1600 के आसपास बोलियां हैं, डायलेक्ट्स हैं, फिर तो कितने स्टेट्स आपको यहां पे बनाने पड़ेंगे। उन्होंने स्ट्रिक्टली मना किया था। लेकिन एक इंसिडेंट हुआ 1953 में, जब आंध्र प्रदेश के एक सीनियर कांग्रेस लीडर जिनका नाम था श्री पोती रामालू करके, तो उन्होंने जो पोती श्री रामालू थे, उन्होंने हंगर स्ट्राइक की और कुछ दिनों के बाद उनकी डेथ हो गई।
उनकी डिमांड ये थी कि जो तेलुगु बोलते हैं उनका अलग एक प्रदेश होना चाहिए, आंध्र प्रदेश होना चाहिए, मद्रास से उसको अलग करना चाहिए। केंद्र सरकार ने बात नहीं मानी और अल्टीमेटली जो पोती श्रीरामालू हैं, सीनियर कांग्रेस लीडर, उनकी काफी दिनों की हंगर स्ट्राइक के बाद डेथ हो जाती है और वहां पे इस तरह रोष का माहौल था, दंगे फसाद होना शुरू हो गए। अल्टीमेटली केंद्रीय सरकार को भाषा के आधार पे पहला स्टेट बनाना पड़ा और वो होगा आंध्र प्रदेश। उस टाइम तो स्टेट बना दिया, फिर एक डिमांड आई कि अब एक काम करते हैं, एक ऐसा ही कमीशन बनाते हैं जो कमीशन डिसाइड करेगा कि भाषा के आधार पे राज्य बनना चाहिए या राज्य नहीं बनना चाहिए। तो अल्टीमेटली उन्होंने जो है 1953 में एक कमीशन बिठाया और उस कमीशन का नाम होगा फजल अली कमीशन। फजल अली कमीशन। अब मैं आपको फजल अली कमीशन के बारे में बताता हूं। फजल अली कमीशन के दो काम थे। एक तो लिंग्विस्टिक बेसिस पे भारत में भाषा के आधार पे राज्य बनने चाहिए या नहीं, ये इसने रिकमेंड करना था फजल अली कमीशन ने। दूसरा, इनको ये काम भी दे दिया स्टेट रिओर्गेनाइजेशन वाला कि जो हिमाचल प्रदेश एरिया है उसमें का क्या उसको एचपी को पंजाब में मर्ज कर देना चाहिए या नहीं। ये छोटे छोटे जो एरियाज हैं इस तरह के चीफ कमिश्नर प्रोविंस या पार्ट सी स्टेट, ये सही है या सही नहीं है, इनको आस पड़ोस के किसी बड़े राज्य में शामिल कर देना चाहिए या नहीं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फजल अली कमीशन को दे दी। दिसंबर 1953 के आसपास ये कमीशन बना था। इस कमीशन में कौन कौन लोग हैं? 3 सदस्य थे। एक फजल अली जो इसके चेयरमैन थे, एक के एम पनिक्कर और तीसरे हैं HN कुंजरू। तो उस टाइम के तीनों जो हैं काफी इंटेलेक्चुअल पीपल थे, इनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। इस कमीशन ने सितंबर 1955 के आसपास रिपोर्ट सबमिट की और उस रिपोर्ट में भाषा के लिए उनका स्टैंड यह था कि हां, भाषा के आधार पर राज्य बनने चाहिए, लेकिन वन लैंग्वेज वन स्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। फिर तो 1600 भाषाओं के लिए 1600 राज्य बनाने पड़ेंगे। तो उन्होंने कहा कि जहां बहुत ज्यादा जरूरी है वहां भाषा के आधार पर राज्य बनाए जा सकते हैं। एक रिकमेंडेशन तो उनकी ये थी। दूसरी रिकमेंडेशन, हिमाचल को पंजाब में शामिल कर देना चाहिए या नहीं। इन्होंने कहा हां, कर देना चाहिए, लेकिन ये वर्डिक्ट जो था 2:1 से था। इन दोनों लोगों ने, पनिक्कर और कुंजरू ने कहा कि हां, हिमाचल को पंजाब में मर्ज कर देना चाहिए, लेकिन अकेले फजल अली उन्होंने मना किया था। लिंग्विस्टिक के लिए भी फजल अली की यही राय थी कि नहीं, लिंग्विस्टिक बेसिस पे प्रोविंसेस भारत में नहीं बनने चाहिए। अब मेजॉरिटी विंस तो 2:1 से जो है इसकी रिकमेंडेशन को मान लिया गया। अब अल्टीमेटली हिमाचल के पास कोई ऑप्शन नहीं है, हिमाचल को अब पंजाब में मर्ज होना था। इसके लिए और भी देखो बहुत सारे बदलाव हुए जब इसकी रिपोर्ट आई 1900। अब मैं आपको बताऊंगा हिमाचल का उस टाइम क्या होगा हिमाचल के लिए, लेकिन जब इस कमीशन की रिपोर्ट आई तो 1956 में संविधान में बदलाव हुआ और 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आते हैं। साथ में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन या स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी लेके आती है केंद्रीय सरकार। इस अमेंडमेंट में संविधान का पार्ट 7, मैं पार्ट बोल रहा हूं, और संविधान का पार्ट 9, ये दोनों डिलीट कर दिए गए, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा इन पार्ट्स में ABCD क्लासिफिकेशन थी। अब ये सारी क्लासिफिकेशन खत्म कर दी गई, ये दोनों पार्ट जो है वो डिलीट हो जाएंगे। संविधान का आर्टिकल 238 भी डिलीट हो जाएगा। आज भी संविधान में आर्टिकल 238 कोई आर्टिकल नहीं है, ये खाली है। और पार्ट 9 और 7 दोनों खाली हो गए थे। 7 तो आज भी खाली है, कोई पार्ट 7 नहीं है संविधान में। पार्ट 9 में बाद में 73rd अमेंडमेंट जब हुई 1992 में, तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को यहां पे जगह मिल गई है। तो 9 तो ऑक्युपाई हो गया, लेकिन 7 तो अभी भी खाली है। और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया। इस एक्ट के अंदर जो है यहां पे बहुत सारे बदलाव किए गए, जैसे मद्रास से केरला को भी अलग कर लिया, तमिलनाडु अलग हो गया, केरला अलग हो गया, मैसूर जो एरिया था वो कर्नाटका स्टेट अलग से बन जाएगा। इस तरह के बहुत सारे बदलाव हुए। इस बदलाव का नतीजा यह था कि भारत में पहले 29 राज्य मैंने आपको बताए थे, याद करो, ABCD, 9 A में, B में भी 9, C में 10 और D में 1, टोटल 29 थे। ये क्लासिफिकेशन कैंसिल की इस अमेंडमेंट में, और इस एक्ट में नई क्लासिफिकेशन आ गई। उसमें 14 स्टेट बने और 6 उसमें यूनियन टेरिटरी बनी। उन 6 यूनियन टेरिटरी में हमारे लिए बहुत जरूरी क्या है कि हिमाचल प्रदेश भी यहां पे आ गया। हिमाचल प्रदेश यहां पे आ जाएगा, साथ में मणिपुर भी आ जाएगा, त्रिपुरा भी आएगा, अंडमान निकोबार भी होगा, लक्षद्वीप, अमिनदीवी, मिनिकॉय आइलैंड और दिल्ली। ये 6 यहां पे यूनियन टेरिटरी बनेगी। ज्यादा से हमें लेना देना नहीं है, मेनली हिमाचल यहां पे था।
लेकिन ये जो हिमाचल है इसमें बिलासपुर इंक्लूड हो गया था। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर भी मान जाएगा कि बिलासपुर को हिमाचल में मर्ज कर दो। तो पहले हिमाचल के 4 ही डिस्ट्रिक्ट आपको बताए थे, एक महासू जो 26 प्रिंसली स्टेट के मर्जर से बना था, एक चंबा, सिरमौर और मंडी बना था मंडी और सुकेत के मर्जर से। पहले 4 ही डिस्ट्रिक्ट थे और 5वां डिस्ट्रिक्ट जो शामिल होगा इसमें दैट इज बिलासपुर, 1 जुलाई 1954 को। तो 5 डिस्ट्रिक्ट हिमाचल के हो गए थे और बिलासपुर भी इसी में शामिल हो गया। तो जो 6 यूनियन टेरिटरी बनी उस स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में फजल अली कमीशन की रिकमेंडेशन के बाद, हिमाचल भी उसी में शामिल हो गया। लेकिन ऐसा होने से पहले वाई.एस. परमार की, जो हमारे उसमें मुख्यमंत्री थे, वाई.एस. परमार जी की बैठक जवाहरलाल नेहरू के साथ हुई। उस बैठक में वाई.एस. परमार के सामने 2 विकल्प थे। एक विकल्प तो यह है कि अपने प्रदेश को पंजाब में शामिल कर लिया जाए, जो फजल अली कमीशन ने कहा था। लेकिन वाई.एस. परमार इस बात के लिए तो बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि अगर पंजाब के साथ मर्ज कर दिया जाएगा तो हिमाचल की जो आइडेंटिटी है वो एकदम खत्म हो जाएगी। हिल एरिया में कोई ध्यान नहीं देगा, यहाँ की डेवलपमेंट के बारे में कोई नहीं सोचेगा और यहाँ का कल्चर, साहित्य, हर चीज जो है वो पंजाब से डिफरेंट थी। तो उन्होंने कहा कि ये तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और कोई भी ऑप्शन है तो हमें मंजूर है। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि दूसरा ऑप्शन ये है कि आपको डायरेक्टली केंद्र के अंदर आना पड़ेगा। वाई.एस. परमार ने कहा कि ये पॉइंट ठीक है, हम सीधे केंद्र के अंदर आने को तैयार हैं, लेकिन पंजाब में शामिल होने को तैयार नहीं है, क्योंकि उससे जो है हिमाचल के इंटरेस्ट के बारे में कोई नहीं सोचेगा। तो केंद्र में आने का तरीका जो था, उसी को नया कॉन्सेप्ट दिया गया, दैट इज यूनियन टेरिटरी। तो देखो इसकी वो इवोल्यूशन भी मैंने आपको बताया है। 1874 में शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट बोलते थे, 1948 में नाम आ गया चीफ कमिश्नर और उसके बाद जो है 1956 में नाम आ गया यूनियन टेरिटरी। कॉन्सेप्ट जो है वो लगभग सेम ही रहेगा। और अब जो है हिम्मत सिंह चले गए थे और हिम्मत सिंह की जगह जो लेफ्टिनेंट गवर्नर यहां पे थे वो है बहादुर सिंह। तो चीफ कमिश्नर भी मैंने आपको 3 अलग से बताए पहले, उसके बाद मेजर जनरल हिम्मत सिंह जो रिटायर हो चुके थे और उसके बाद जो है वो बहादुर सिंह। और कैसे हिमाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी बना, इसके लिए 31 अक्टूबर 1956 को वाई.एस. परमार जो है उनको रेजिग्नेशन देना पड़ा अपनी पॉपुलर मिनिस्ट्री का, और पूरी लेजिस्लेटिव असेंबली का यहां रेजिग्नेशन हो गया। और उससे अगले ही दिन 1 नवंबर 1956 को हिमाचल प्रदेश बन गया एक यूनियन टेरिटरी। तो अभी तक जो हमने जर्नी समझी है वो कैसे 30 प्रिंसली स्टेट से जुड़ के हिमाचल बना, और उसके बाद हिमाचल एक चीफ कमिश्नर प्रोविंस बनेगा 15 अप्रैल 1948 को, और 1950 में पार्ट सी स्टेट बना। 1951 के सितंबर में पार्ट सी स्टेट एक्ट आने के बाद रहा तो ये अभी भी पार्ट सी, लेकिन डिफरेंस क्या आ जाएगा, अब इनके पास अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली भी होगी, ऐसा बोल दिया गया। चुनाव होंगे नवंबर 51 में, और इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद जो पहली मिनिस्ट्री बनेगी वो 24 मार्च 1952 को वाई.एस. परमार यहां मिनिस्टर बनेंगे। पद्म देव और गौरी प्रसाद जो है वो उनके साथ, वाई.एस. परमार चीफ मिनिस्टर बनेंगे और पद्म देव और गौरी प्रसाद जो है वो उनके मिनिस्टर बनेंगे। 3 सदस्यों की मिनिस्ट्री बनेगी। 36 लोगों की लेजिस्लेटिव असेंबली थी और इसमें 24 जो थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे। तो पहली सरकार भी यहां कांग्रेस की बनी। लेकिन समस्या यह थी कि उनसे कुछ दिन पहले 1 मार्च को चीफ कमिश्नर को हटा के लेफ्टिनेंट गवर्नर का दर्जा यहां हो गया था। वो बने थे रिटायर्ड मेजर जनरल हिम्मत सिंह। और जो भी कैबिनेट मीटिंग होगी उसमें ये लेफ्टिनेंट जो गवर्नर हैं वो उसको प्रिसाइड करते थे मीटिंग्स को। तो ये भी जो पॉपुलरली इलेक्टेड मिनिस्ट्री है उनकी ऑटोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा ब्लो था। तो ये लोग इससे भी खुश नहीं थे, इस सेटअप से खुश नहीं थे। उतने में वो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन आ गया जिसने कहा कि भाषा के आधार पर राज्य बनने चाहिए और छोटे छोटे स्टेट्स को खत्म कर दिया जाए। ये चीफ कमिश्नर, पार्ट से इन सबको खत्म कर दिया जाए और बड़े बड़े स्टेट बनने चाहिए। लेकिन जब वो स्टेट्स के जो प्रतिनिधि हैं वो नहीं माने तो केंद्र सरकार ने उनको ऑप्शन दिया कि ठीक है, अगर आस पड़ोस की स्टेट में शामिल नहीं होना है तो सीधा केंद्र के अंदर आ जाइए। और उसके लिए जो कॉन्सेप्ट आएगा दैट इज यूनियन टेरिटरी। तो 14 स्टेट बनेंगे और 6 यूनियन टेरिटरी बनेगी, और उन 6 यूनियन टेरिटरी में हिमाचल प्रदेश भी था, इंक्लूडिंग बिलासपुर, क्योंकि 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर भी इसके साथ मर्ज हो चुका था एज अ 5th डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो यह हुआ हिमाचल प्रदेश की जर्नी अप टू द फॉर्मेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी इन 1956। अब हम हिमाचल की जर्नी समझेंगे यूनियन टेरिटरी बनने के बाद। यूनियन टेरिटरी तो यहां हिमाचल बन गया, असेंबली वगैरह सब डिसॉल्व होगी।
अब यूनियन टेरिटरी बनने से लेकर मतलब 1956 से लेकर इनका 1971 तक का जो सफर है वो हमने समझना है। तो जब हिमाचल प्रदेश एक यूनियन टेरिटरी बन गया 1 नवंबर 1956 में, अब यहां पे यूनियन टेरिटरी में रहते रहते यहां पे क्या होगा वो अभी हम समझेंगे। देखिए पहली बात तो ये कि जब यूनियन टेरिटरी हिमाचल प्रदेश बना तो अब यहां पे हेड कौन रहेगा। जैसे इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जब हम पार्ट सी स्टेट थे और पार्ट सी स्टेट रहते रहते हिमाचल को एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट दे दी थी जिसमें 36 लोगों की विधानसभा थी और एक सीएम बनाए गए थे वाईएस परमार, उनके साथ 2 मंत्री थे पद्मदेव और गौरी प्रसाद। तो उसमें जो हेड था वो लेफ्टिनेंट गवर्नर भी थे और साथ में चीफ मिनिस्टर भी थे, लेकिन ज्यादा पावर अभी भी लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास ही थी। लेकिन जब यूनियन टेरिटरी बनाई गई तो वो लेजिस्लेटिव असेंबली वगैरह सब बर्खास्त कर दी, उनको रेजिग्नेशन देना पड़ा सबको। और अब जो यहां पे हेड है वो हेड अकेला लेफ्टिनेंट गवर्नर है। लेफ्टिनेंट गवर्नर अकेला यहां पे हेड रहेगा, जो जिसको हम एडमिनिस्ट्रेटर बोल देते हैं। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर का डेजिग्नेशन अलग अलग हो सकता है। कई जगह स्पेशली लेफ्टिनेंट गवर्नर वर्ड यूज करते हैं, जैसे आज की डेट में दिल्ली में, अंडमान निकोबार में, ठीक है, यहाँ पे पुडुचेरी में, जे&के में, यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर जो वर्ड है वो यूज किया जाता है। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ वो हेड रहेगा पूरी यूटी का, जो एडमिनिस्ट्रेटर है। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे थोड़ा आपको ये आइडिया होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि 24 मार्च को तो सीएम चुने गए थे वाईएस परमार, लेकिन उनसे कुछ दिन पहले 1 मार्च 1952 को चीफ कमिश्नर की पोस्ट हटा के यहां पे पोस्ट आ गई थी हिमाचल में लेफ्टिनेंट गवर्नर 1952 में 1 मार्च को। और पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर बने थे ये मेजर जनरल, ये रिटायर्ड थे, के.एस. हिम्मत सिंह जी, के.एस. हिम्मत सिंह जी जडेजा। ये अगर मैं उनका पूरा नाम बोलूं तो जडेजा क्यों, क्योंकि अगर भारत का मैप आप देखेंगे ये यहाँ पे जो कच्छ रीजन है, कच्छ रीजन में डायनेस्टी हुआ करती थी, जो रूलर्स थे उन्हीं के डिसेंडेंट ये हिम्मत सिंह थे। तो ये आर्मी में थे, रिटायर्ड हो चुके थे, तो मेजर जनरल इनका रैंक था, ठीक है, मेजर जनरल कुमार श्री हिम्मत सिंह जी जडेजा। पूरा नाम यूजली नहीं मिलेगा आपको, लेकिन यूजली हिम्मत सिंह, के.एस. हिम्मत सिंह ही लिखा जाता है, कुमार श्री हिम्मत सिंह। और ये आर्मी में मेजर जनरल रह चुके थे और रिटायर हो चुके थे। और इन केस कभी आप इंटरव्यू में जाएं और आपसे पूछ लिया जाए कि हिमाचल के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे, तो नाम आपको क्लियर होना चाहिए। और साथ में अगर इस तरह आप नाम बोलेंगे तो हो सकता है आपसे रैंक भी पूछ लिया जाए, क्योंकि मौजूदा जो HPPSC के चेयरमैन हैं वो भी मेजर जनरल ही हैं, रिटायर्ड हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड धर्मवीर सिंह राणा, DVS राणा। तो हो सकता है आपसे रैंक पूछ लिया जाए कि मेजर जनरल जो है वो आर्मी में कितना रैंक है। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि सबसे ऊपर जो है वो जो ये जनरल रहते हैं। जनरल से ऊपर भी फील्ड मार्शल की पोस्ट होती है, लेकिन वो रेयरली रहती है। यूजुअली जनरल के बाद जो है लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं और उनके बाद जो है मेजर जनरल होते हैं। तो टॉप से 3rd पोजीशन में बोल सकते हैं। अब तो एक और पोजीशन बना दी है कि तीनों जो विंग्स होंगी उनका हेड CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, और बिपिन रावत जो है वो पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। यूजुअली ऐसे क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछ लिए जाते हैं कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन बनेगा और वहां पे एक मिलिट्री का बंदा जो सेम रैंक का बंदा वहां बैठा होगा, तो हो सकता है वो आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि ये मेजर जनरल जो है वो कितना, वो कौन सा रैंक होता है इसमें आर्मी में। तो ये पहले थे और ये इनका कार्यकाल जो था 1 मार्च 1952 से लेकर ये 31 दिसंबर 1954 तक ये थे। तो उनको इनके बाद उनको रिलीव किया गया वो 1 जनवरी 1955 को, और वो थे राजा बजरंग बहादुर सिंह ऑफ भादरी, राजा बजरंग बहादुर सिंह ऑफ भादरी। ये भी एक राजा खानदान से ही थे, बजरंग बहादुर सिंह ऑफ भादरी। भादरी एक स्टेट थी, एक तालुका था। आज की डेट में उत्तर प्रदेश में प्रतापनगर डिस्ट्रिक्ट है, उसमें अवध एरिया के अंडर आता था, तो वहां पे एक तालुका था। वहां के ये वो जो रॉयल लोग थे उनके डिसेंडेंट थे राजा बजरंग बहादुर सिंह। तो इनको हिमाचल का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया था 1 जनवरी 1955 को, और काफी टाइम तक ये रहे, 1963 तक यही जो है वो यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे। तो ऐसा आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि जब हिमाचल प्रदेश एक यूनियन टेरिटरी बना और एज अ यूनियन टेरिटरी हिमाचल का पहला जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो कौन था, तो एज अ यूनियन टेरिटरी वो राजा बजरंग बहादुर सिंह होंगे, और वैसे पहले आएंगे तो वो मेजर जनरल रिटायर्ड के.एस. हिम्मत सिंह होंगे। तो ये एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन इस तरह से ट्रिकी बना सकता है, थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए। जब 63 में ये चले गए थे तो इनकी जगह जो है फिर भगवान सहाय आ गए थे, भगवान सहाय।
और ये 1963 से 66 तक रहे थे। ये भगवान साहे, आपको आइडिया होगा कि भगवान साहे जो हैं ये तीसरे चीफ कमिश्नर भी रह चुके हैं हिमाचल के। पहले एनसी मेहता बताए थे, दूसरे ई पेंड्रल मून, और उनके बाद तीसरे जो आए थे वो भगवान साहे थे। तो बाद में ये यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर भी बनेंगे। उसके बाद कितने जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि उसके बाद जो है ये विश्वनाथन करके होंगे। विश्वनाथन 1 साल उनका कार्यकाल था, 66 से 67। उनके बाद जो है ओम प्रकाश आएंगे, ये सिर्फ 2-3 महीने के लिए आए थे 1967 में। और इनके बाद जो है जो उसमें एज यूनियन टेरिटरी जो लास्ट थे वो भी उनका नाम भी बहादुर ही था, लेकिन वो लेफ्टिनेंट जनरल थे, लेफ्टिनेंट जनरल के बहादुर सिंह। तो वो उनका रैंक ऊपर था, लेफ्टिनेंट जनरल का रैंक जो है मेजर जनरल के रैंक से 1 रैंक ऊपर होता है। तो लास्ट फिर वो के बहादुर होंगे जो लेफ्टिनेंट जनरल थे। इस तरह से क्रोनोलॉजी आपको पता होना चाहिए। और जब हिमाचल को स्टेटहुड मिल गया 1971 में, तो उसके बाद ये लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है ये स्टेटस खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाता है तब वहां पे फिर गवर्नर होते हैं। और उसमें जो पहले गवर्नर बनेंगे वो एस चक्रवर्ती यहाँ पे फर्स्ट गवर्नर बने थे। फिर एक एक करके चेंज होते गए। अभी जो मौजूदा 29th जो गवर्नर हैं हिमाचल प्रदेश के 2019 में अपॉइंट किए गए थे वो बंदारू दत्तात्रेय, ठीक है, वो हैदराबाद से बिलोंग करते हैं। और नरेंद्र मोदी की उसमें जो गवर्नमेंट थी, फर्स्ट जो गवर्नमेंट बनी थी 2014 में, उसमें लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर भी वो रह चुके थे। तो अभी जो है वो हिमाचल के इनकमेंड मौजूदा गवर्नर हैं। मैं टिल डेट बता रहा हूं आपको, जुलाई 2020 में अभी जो है वो बंदारू दत्तात्रेय वो अभी यहाँ के 29th गवर्नर के रूप में काम कर रहे हैं। उनसे पहले जो थे आई थिंक कलराज मिश्रा, और उनके पहले जो थे आचार्य देवव्रत थे। उनका कार्यकाल काफी था, 2015 से 19 तक के टाइम पे था। इस तरह से ये आपको मैंने जो यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे क्लियर करवा दिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर के बाद जो है गवर्नर फिर जब पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाएगा, स्टेटहुड मिलेगा 1971 में, तब पोस्ट जो है वो गवर्नर की हो जाएगी। और ये बजरंग बहादुर जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उत्तराखंड में एक यूनिवर्सिटी है, आपने सुना होगा पंतनगर यूनिवर्सिटी। ये स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है और बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है भारत की। उस टाइम उत्तर प्रदेश में थी, आजकल ये उत्तराखंड में एरिया आता है। तो उसके फाउंडर चांसलर भी ये बहादुर सिंह रह चुके थे, ठीक है। तो ये हो गए लेफ्टिनेंट गवर्नर हिमाचल के जो मैंने आपको बताए। पहले KS हिम्मत सिंह जी, दूसरे राजा बजरंग बहादुर सिंह, देन भगवान साहे, फिर विश्वनाथन, ओम प्रकाश और फिर के बहादुर सिंह, ठीक है। के बहादुर जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल थे। तो ये जो हिमाचल प्रदेश एज ए यूनियन टेरिटरी थी और एक एडमिनिस्ट्रेटर के अंडर थी, यहाँ पे जो यहाँ के जो लीडर्स थे और यहाँ के जो लोग थे उनकी एस्पिरेशन जो है वो अभी भी फुलफिल नहीं होती है, क्योंकि एक एडमिनिस्ट्रेटर है जिनको केंद्र ने अपॉइंट करके भेजा है और यहाँ के लोगों का उसमें कोई बात नहीं सुनी जा रही है, क्योंकि कोई यहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। तो लोग अपनी बात कैसे रखेंगे, अपने प्रतिनिधि कैसे आगे चुन के भेजेंगे? जो एडमिनिस्ट्रेटर को सही लगेगा वो यहाँ पे काम होंगे, जो कि यूजुअली एक यूनियन टेरिटरी में होता है। तो इसके लिए एक डिमांड आने लगी कि जो ये यूनियन टेरिटरीज हैं यहाँ पे कुछ बदलाव होने चाहिए, खास करके वो यूनियन टेरिटरीज जिनकी पॉपुलेशन एक हद तक ज़्यादा है और क्षेत्रफल भी अच्छा खासा है। तो उसमें मैंने आपको कहा कि 1956 में 7th अमेंडमेंट जब हुई और उसमें स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जब आया तो 14 स्टेट्स बने थे और 6 यूनियन टेरिटरीज बनी थी। और 6 यूनियन टेरिटरीज में हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, दिल्ली, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, अमिनदीवी एंड मिनिकॉय आइलैंड, जो बाद में लक्षद्वीप बन जाएगा। इनमें क्या किया इन्होंने, केंद्रीय सरकार ने, कि 1956 के एंड में, दिसंबर के आसपास, इन्होंने एक कानून पास किया और उस कानून को नाम दिया टेरिटोरियल काउंसिल एक्ट। यह बहुत इंपॉर्टेंट कानून था, टेरिटोरियल काउंसिल एक्ट। यूनियन पार्लियामेंट ने इसको पास किया और इस काउंसिल एक्ट में बोला कि हिमाचल, मणिपुर और त्रिपुरा, इन तीनों जो ये यूनियन टेरिटरीज हैं, यहां पे टेरिटोरियल काउंसिल का गठन किया जाएगा। देखो, लेजिस्लेटिव असेंबली एक अलग चीज होती है, उसको हम विधानसभा बोलते हैं। जो अपने अपने क्षेत्र से लोग जो है डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, प्रतिनिधि चुन के भेजते हैं। जो भी आपको पता है, विधानसभा जो भी इंडिया की, भारत, हिमाचल में अभी भी करंट विधानसभा चल रही है और जयराम जो है वो उसके हमारे जो अभी चीफ मिनिस्टर है यहाँ पे, जयराम ठाकुर। तो टेरिटोरियल काउंसिल जो है वो विधानसभा नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट है कि लोग चुन के आएंगे। तो अभी मैं आपको समझाता हूं कि टेरिटोरियल काउंसिल क्या थी और हमारे लोगों को, यहाँ के जो लीडर्स थे, उनको समस्या क्या हुई, वो क्यों टेरिटोरियल काउंसिल से खुश नहीं थे। तो ये एक्ट आपने याद रखना है, टेरिटोरियल काउंसिल एक्ट 1956 के एंड में आया और यहां पे ये बोला कि हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा, इन तीनों में टेरिटोरियल काउंसिल का गठन करना है। देखो, ये टेरिटोरियल काउंसिल क्या है, पूरे हिमाचल को कॉन्स्टिट्यूएंसी में तोड़ा जाएगा।
जिस तरह से विधानसभा के लिए विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी होती हैं, आज हिमाचल में 68 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है और 68 से हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक बंदा चुन के गया है और विधानसभा में 68 है। जिस पार्टी के 35 से ज्यादा होते हैं उनका मुख्यमंत्री बनता है, तो बीजेपी के ज्यादा है तो बीजेपी का यहां पे मुख्यमंत्री है। टेरिटोरियल काउंसिल में भी हिमाचल को इस तरह कॉन्स्टिट्यूएंसी में तोड़ा जाएगा और वहां पे डायरेक्ट इलेक्शन होंगे जैसे कि चुनाव होते हैं और हर एरिया से एक एक बंदा चुन के आएगा। लेकिन ये लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होगी। अगर लेजिस्लेटिव असेंबली होती फिर यहां पे चीफ मिनिस्टर भी बनना था और मंत्री भी बनने थे, मिनिस्टर भी बनने थे, पर ये लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं थी, उसमें ये टेरिटोरियल काउंसिल थी। और टेरिटोरियल काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या डिफरेंस होता है आप समझिए। आज भारतीय संविधान में जो 7 शेड्यूल है, 7 शेड्यूल में आप देखेंगे कि डिवीजन ऑफ पावर है, उसमें एक यूनियन लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है और एक जो है वो कंकरेंट लिस्ट है। मौजूदा यहां पे 100 सब्जेक्ट हैं, ओरिजिनली 97 हुआ करते थे। मौजूदा यहां 61 सब्जेक्ट हैं, ओरिजिनली 66 हुआ करते थे। और मौजूदा यहां पे 52 सब्जेक्ट्स हैं, ओरिजिनली यहां पे ये 47 हुआ करते थे, क्योंकि इंदिरा गांधी ने 5 सब्जेक्ट उठा के यहां पे रख दिए थे 42nd अमेंडमेंट में। अब एक लेजिस्लेटिव असेंबली में और टेरिटोरियल काउंसिल में क्या अंतर होता है। जो एक फुल फ्लेज स्टेट होती है जिनके पास अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, वो स्टेट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स आएंगे उनमें कानून बनाने में सक्षम होती है। जैसे हिमाचल प्रदेश की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, आज की डेट में स्टेट लिस्ट में जो 61 सब्जेक्ट हैं, हेल्थ, पुलिस, सैनिटेशन वगैरह जो भी हैं, उन 61 के 61 में कानून बना सकती है। कंकरेंट में तो बना ही सकती है, वो आपको पता है, वहां तो यूनियन भी बनाती है, लेकिन यूनियन का लॉ प्रिवेल करता है अगर वहां पे कुछ इस तरह डिस्प्यूट आता है तो। लेकिन टेरिटोरियल काउंसिल के पास ये पावर नहीं है कि वो सारे सब्जेक्ट्स में कानून बनाए। वो मैं आपको समझाता हूं वो क्या वो डिफरेंस था। देखिए उन्होंने क्या कहा टेरिटोरियल काउंसिल को। टेरिटोरियल काउंसिल के आने के बाद यहां पे एक कॉन्सेप्ट आएगा जिस कॉन्सेप्ट को बोलेंगे डायआर्की। डायआर्की क्या है देखो, अभी मैंने आपको कहा कि सब्जेक्ट 3 में डिवाइड होते हैं, एक यूनियन लिस्ट होती है, एक स्टेट लिस्ट होती है, एक कंकरेंट लिस्ट होती है। अगर हिमाचल में फुल फ्लेज लेजिस्लेटिव असेंबली होती तब तो स्टेट लिस्ट के सारे सब्जेक्ट में, क्योंकि उसमें तो 66 सब्जेक्ट थे, तो सारे सब्जेक्ट में कानून बना सकते थे। पर ये लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं थी, ये टेरिटोरियल काउंसिल थी। टेरिटोरियल काउंसिल के केस में क्या किया जाता है, स्टेट के सब्जेक्ट्स को 2 हिस्से में तोड़ देते हैं, मतलब स्टेट लेवल पे डायआर्की इंट्रोड्यूस कर देते हैं। डायआर्की का मतलब यह हुआ कि स्टेट के सब्जेक्ट को 2 हिस्सों में तोड़ दिया और कुछ सब्जेक्ट जैसे मैं यहां पे लिख रहा हूं हेल्थ, सैनिटेशन, ये इसमें एनिमल हस्बेंड्री, ये कोई भी ऐसे सब्जेक्ट है, एजुकेशन है, ये सब सब्जेक्ट, लेकिन अप टू डिस्ट्रिक्ट लेवल, पूरे प्रदेश लेवल में नहीं, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जो है, ये इन सब्जेक्ट्स में पावर होगी टेरिटोरियल काउंसिल की। देखो नॉर्मल अगर लेजिस्लेटिव असेंबली होती तो स्टेट सब्जेक्ट के 66 में कानून बना सकते थे, लेकिन टेरिटोरियल काउंसिल में एक कॉन्सेप्ट आया जिसको डायआर्की बोलते हैं। अब सारे सब्जेक्ट में कानून नहीं बनाएंगे, उनमें कुछ सब्जेक्ट रख दिए जो लिस्ट इंपॉर्टेंट है, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, वो दिए टेरिटोरियल काउंसिल को। और जितने अदर जो बच गए सब्जेक्ट्स, जैसे मेन सब्जेक्ट्स हैं, फाइनेंस होगा या अपॉइंटमेंट होगी या जुडिशियरी होगी, जो भी ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं वो अदर में आएंगे। और अदर मतलब कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा, उसमें राजा बजरंग बहादुर सिंह जी थे यहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब आप आइडिया लगाओ, इन्होंने कहा कि हिमाचल में फुल फ्लेज लेजिस्लेटिव असेंबली तो नहीं बनेगी, हिमाचल, मणिपुर और त्रिपुरा में, लेकिन टेरिटोरियल काउंसिल बनेगी। उस टेरिटोरियल काउंसिल और असेंबली में मैंने आपको डिफरेंस बता दिया है। अगर असेंबली होती तो सारे स्टेट लिस्ट में कानून बना सकती थी, कंकरेंट में भी बना सकती थी, लेकिन टेरिटोरियल काउंसिल जो उनको सब्जेक्ट दिए गए सिर्फ उनमें कानून बनाएंगे। और सब्जेक्ट कौन से दिए गए, कुछ सब्जेक्ट दिए वो सिर्फ किस लेवल तक, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, तो उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस उनके पास नहीं रहेगी। ये था टेरिटोरियल काउंसिल। और ये उस डायआर्की का मतलब है कि स्टेट सब्जेक्ट्स वर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक रहेंगे वो टेरिटोरियल काउंसिल उस पर काम करेगी, उस पर कानून बनाएगी। जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होंगे वो अभी भी लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटर था उसके पास वो सब्जेक्ट रहेंगे। अब साथ में उन्होंने क्या कहा, उस एक्ट में मणिपुर, त्रिपुरा, हिमाचल के लिए अलग अलग प्रोविजन थे। जो हिमाचल के लिए प्रोविजन था, हिमाचल की टेरिटोरियल काउंसिल में कहा कि टोटल यहां पे अभी मेंबर होंगे 41, जिसमें 39 इलेक्टेड होंगे और 2 नॉमिनेटेड होंगे। और चुनाव, देखो एक्ट तो आया था 1956 में, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आज एक्ट आया और आज ही चुनाव हो जाएंगे। चुनाव करवाने के लिए एक प्रक्रिया होती है, वो सब काम करने पड़ते हैं। तो जो चुनाव हुए वो 1957 में हुए,
ये मई से लेकर जून के आसपास जो है इस टाइम ये चुनाव होते हैं 1957 में, और यहां पे टेरिटोरियल काउंसिल के लिए चुनाव हुए। प्रक्रिया वही रहेगी, पूरे हिमाचल को कॉन्स्टिट्यूएंसी में तोड़ा जाएगा और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक प्रतिनिधि चुन के आएगा, जैसे आज विधानसभा में चुन के आते हैं। प्रक्रिया वही रहेगी और टोटल 39 पीपल इलेक्टेड थे और 2 लोग जो हैं वो इसमें नॉमिनेटेड आएंगे। ये 2 नॉमिनेटेड लोग, देखो ये तो बहुत ज्यादा हैं तो याद नहीं होंगे, लेकिन नॉमिनेटेड आपको पता होना चाहिए। एक थी सत्यवती देवी, सत्यवती डांग इनको बोलते हैं, सत्यवती डांग, श्रीमती सत्यवती डांग, और दूसरे थे संतराम, श्री संतराम, ये कांगड़ा से। तो ये 2 लोग जो थे ये नॉमिनेटेड थे, बाकी जो थे वो इलेक्टेड थे। अब यहां पे ये जब चुनाव हो गए, चुनाव के बाद जो पहली टेरिटोरियल काउंसिल चुन के आई तो उसका इनॉग्रेशन हुआ 15 अगस्त 1947। ये डेट आपने, सॉरी नॉट 47, ये तो आजादी की डेट है, 15 अगस्त 1957, 15 अगस्त 1957 को इस टेरिटोरियल काउंसिल का उद्घाटन हुआ, इसका इनॉग्रेशन हुआ। और कितने लोग चुन के आए थे? 39 पीपल इलेक्टेड थे और 2 लोग ये नॉमिनेटेड थे। अब जब लेजिस्लेटिव असेंबली होती है तो उसका एक मुखिया भी होता है जिसको हम स्पीकर बोल देते हैं, जो आगे बैठेगा और सारी काम संभालेगा, और एक जो जीती हुई पार्टी है उनके मुखिया को हम चीफ मिनिस्टर बोल देते हैं। पर ये लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं थी, ये टेरिटोरियल काउंसिल थी। तो यहां पे चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर वाला तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, यहां पे कॉन्सेप्ट था चेयरमैन का, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन। तो ये ध्यान रखना है कि टेरिटोरियल काउंसिल के जो पहले चेयरमैन होंगे वो ठाकुर करम सिंह होंगे। अब करम सिंह ठाकुर भी लिख देते हैं, ठाकुर करम सिंह भी लिख देते हैं। ये मंडी के चचियोट एरिया से, चचियोट जो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी वहां से ये चुन के आए थे, ठीक है। तो चचियोट एरिया से चुन के आए थे ठाकुर करम सिंह, ये बने चेयरमैन, और जो वाइस चेयरमैन बने वो थे विद्याधर। ये 2 पर्सनैलिटी जो है वो आपने याद रखने हैं। और इस टेरिटोरियल काउंसिल का कार्यकाल जो है वो 5 साल रहेगा। अब जब मैं 5 साल बोल रहा हूं तो आपने ध्यान रखना है कि अभी जो चुनाव हुए वो 1957 में हुए, तो जाहिर सी बात है कि अगले जो चुनाव होंगे वो 1962 में होंगे। वो हम जब वहां पहुंचेंगे तो तब उसकी बात करेंगे, ठीक है। अगले चुनाव जो है वो 1962 में होंगे। तो ये था टेरिटोरियल काउंसिल, और इस टेरिटोरियल काउंसिल के पास लेजिस्लेटिव असेंबली जितनी पावर नहीं थी, क्योंकि स्टेट लिस्ट के सारे सब्जेक्ट में नहीं, बल्कि स्टेट लिस्ट में डायरार्की आ गई और कुछ ही सब्जेक्ट में ये कानून बना सकते थे, वो भी अप टू डिस्ट्रिक्ट लेवल। लेकिन क्या इससे हिमाचल के लोग खुश होंगे? क्या हिमाचल के लीडर इससे खुश होंगे? इससे खुश नहीं थे, ना ही हिमाचल के लीडर, ना ही मणिपुर के लीडर, ना ही त्रिपुरा के लीडर। देखो समस्या क्या है, क्या प्रॉब्लम थी हमें टेरिटोरियल काउंसिल से। इससे पहले मैंने आपको बताया था जब 1952 में हमें लेजिस्लेटिव असेंबली दे दी तब भी हम लोग खुश नहीं थे, क्योंकि जो कैबिनेट मीटिंग होगी वहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रिसाइड कर रहा था, तो फिर चीफ मिनिस्टर और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनकी पावर उतनी नहीं रह जाती है, क्योंकि वहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर कैबिनेट मीटिंग में प्रिसाइड करते थे। तब भी हम लोग खुश नहीं थे। यूनियन टेरिटरी बनाई तब भी खुश नहीं है। अब यूनियन टेरिटरी रहते रहते हमें टेरिटोरियल काउंसिल दे दी तब भी यहां के लोग खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो डायरार्की थी, इस डायरार्की में समस्याएं बहुत ज्यादा हैं। पहली बात तो ये मैंने आपको बताया कि कुछ सब्जेक्ट चाहे हेल्थ है, सैनिटेशन है, एजुकेशन है, एनिमल हस्बेंड्री है, कोई भी सब्जेक्ट है यहाँ पे हम डिस्ट्रिक्ट लेवल तक कानून बना सकते थे, या कोई गांव के रोड वगैरह हैं, विलेज रोड की अगर मैं बात कर लूं, ये सब सब्जेक्ट्स यहाँ पे आएंगे। इसके अलावा जो अदर सब्जेक्ट आएंगे वो थे एडमिनिस्ट्रेटर के पास, यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास। और जो मेन सब्जेक्ट होंगे, चाहे जुडिशियरी है, अपॉइंटमेंट्स है, फाइनेंस है, सब सब्जेक्ट यहाँ पे आएंगे। अब आप मान लो कि टेरिटोरियल काउंसिल की मीटिंग हुई और उन्होंने डिसाइड किया कि हेल्थ के लिए हमने कुछ करना है, एक डिस्पेंसरी ओपन करनी है मान लेते हैं, या गांव के जो रोड हैं वो अच्छे करने हैं, वो पक्के करने हैं, कंक्रीट वाले रोड करने हैं, कुछ भी XYZ वो वहां डिसीजन लेते हैं। यहां तो वो डिसीजन ले लेंगे, लेकिन ये सब सेटअप करने के लिए पैसा कहां से आएगा? क्योंकि फाइनेंस जो सब्जेक्ट है वो तो एडमिनिस्ट्रेटर के पास होगा। ये अपना रेजोल्यूशन पास कर भी देंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली फाइनेंशियल पावर जो थी वो एडमिनिस्ट्रेटर के पास होगी। तो कोई खास पावर जो है वो टेरिटोरियल काउंसिल की नहीं बचेगी। बस कागजों में काम होंगे, रियलिटी में काम तभी होंगे जब लेफ्टिनेंट गवर्नर वहां पे वो अगर सिग्नेचर करेगा। तो अल्टीमेट अथॉरिटी आप देख सकते हैं अभी भी यहां पे एडमिनिस्ट्रेटर है। और अगर मैं अपॉइंटमेंट की बात करूं, जैसे मान लो ये जितने डिपार्टमेंट्स डिस्ट्रिक्ट लेवल तक खुलेंगी, इसमें स्टाफ की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। स्टाफ उन्होंने मान लो हायर करना है, लेकिन कंडीशन ये है कि 300 रुपए, 300 और 300 से ज्यादा रुपए का अगर वेतन होगा तो उस केस में टेरिटोरियल काउंसिल का चेयरमैन जो है वो अपनी मर्जी से रिक्रूटमेंट नहीं कर पाएगा।
300 से कम वेतन वाले अगर रिक्रूटमेंट है तो वो अपनी मर्जी से कर लेंगे। 300 रुपए से ज्यादा वेतन का अगर रिक्रूटमेंट करना है तो या तो उनको एडमिनिस्ट्रेटर से कंसल्ट करना पड़ेगा या तो यूपीएससी से कंसल्ट करना पड़ेगा। तो आप आइडिया लगा लो कि ये कितनी टफ प्रक्रिया है और ये इतना ज्यादा, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है एडमिनिस्ट्रेटर और यूपीएससी से क्लियरेंस लेना, इसमें कई महीने लग जाते थे। इसीलिए यहां पे वैकेंसीज यूजुअली रहती थी और जब वैकेंसीज होंगी, स्टाफ पूरा नहीं होगा तो उस काम में इनएफिशिएंसी भी होगी। इस तरह की बहुत सारी समस्याएं थी। और जो लोग यहां पे काम करने लगे थे, जैसे इतनी सारी डिपार्टमेंट्स खुलेंगी, जो लोग यहां पे जिनको रोजगार मिलेगा वो भी खुश नहीं है, क्योंकि इसका लेवल ही सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल तक था, एक प्रकार से लोकल बॉडी की तरह इनका लेवल था। तो उनको लग रहा था कि हमारा कोई फ्यूचर नहीं है और क्या पता ये टेरिटोरियल काउंसिल कब तक काम करेगी। तो जो यहां पे इंप्लॉइज थे वो भी यहां पे खुश नहीं थे, ठीक। और छोटी से छोटी पेमेंट भी अगर लेनी होगी तो वो भी शिमला ऑफिस से पास करवानी पड़ती थी, एडमिनिस्ट्रेटर और सबके साइन वहां करवाने पड़ते थे। ये कारण थे यहां पे डायरार्की जो थी, इससे यहां के लोग खुश नहीं है। इस टेरिटोरियल काउंसिल से जो है वो यहां के लोग खुश नहीं थे। अब अल्टीमेटली क्या होगा, यहां पे एक जो हिमाचल के जो लोग हैं टेरिटोरियल काउंसिल वगैरह के, ये डिसाइड करेंगे कि केंद्र सरकार के सामने कोई डिमांड रखी जाए और हम जो है यहां पे और ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट करते हैं केंद्र सरकार से। एक नेगोशिएटिंग कमेटी यहां पे बनाई जाएगी और ये दिसंबर 1959 में एक नेगोशिएटिंग कमेटी बनाई गई और इस नेगोशिएटिंग कमेटी के जो हेड होंगे वो थे वाई.एस. परमार। वाई.एस. परमार इस दिसंबर 1959 में जो कमेटी बनी नेगोशिएटिंग कमेटी, इसके वो हेड बने। नाम ही नेगोशिएटिंग कमेटी है तो किसके साथ नेगोशिएशन करनी है, कांग्रेस हाईकमांड, क्योंकि भारत में उसमें कांग्रेस की सरकार थी। तो कांग्रेस की सरकार है, मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो उसमें हमारे प्रधानमंत्री थे। तो कांग्रेस हाई कमांड के साथ उन्होंने नेगोशिएशन करनी है कि हमें जो है यहां पे और ज्यादा पावर चाहिए। वाई.एस. परमार को इसलिए चुना गया क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस काफी था, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी सदस्य रह चुके थे, ठीक है, और इसके बावजूद वो बाद में हमारे पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके थे, उनका इन्फ्लुएंस ज्यादा था। तो इसीलिए उनको नेगोशिएटिंग कमेटी का हेड बनाया गया। उन्होंने केंद्र सरकार से डिमांड रखी कि इस तरह ये टेरिटोरियल काउंसिल जो है ये हमारी एस्पिरेशंस को फुलफिल नहीं कर रही है, आप हमें एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट यहां पे दीजिए। केंद्र सरकार ने कहा कि ठीक है हम इस पे काम करते हैं और केंद्र सरकार ने आगे एक कमेटी का गठन किया और उस कमेटी को बोलते हैं अशोक के सेन कमेटी। अशोक के सेन कमेटी का गठन किया गया। ये अशोक के सेन जो है उसमें यूनियन लॉ मिनिस्टर हैं, इनके अंडर एक कमेटी का गठन किया जाता है। अब ये कमेटी का गठन हो गया है, ये रिपोर्ट सबमिट करेंगे 1962 में। उस रिपोर्ट में उन्होंने क्या कहा, ये बात की बात है। पहले इसके बीच में इन द मीन वाइल 1960 में कुछ हिमाचल प्रदेश में एक बदलाव आया और वो बदलाव ये था कि अब तक हिमाचल में 5 डिस्ट्रिक्ट थी। जब हम एक चीफ कमिश्नर प्रोविंस बने तो मैंने आपको बताया था 4 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन में तोड़ा गया हिमाचल को। 4 डिस्ट्रिक्ट बनी थी, एक महासू था जो 26 शिमला हिल स्टेट को मिला के बना था, और एक चंबा था जो पुरानी प्रिंसली स्टेट थी, एक सिरमौर जो एज इट इज पुरानी प्रिंसली स्टेट थी, एक मंडी थी जिसको मंडी और सुकेत को मर्ज करके बनाया गया था, और 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर भी यहां पे शामिल हो गया था। तो अब तक 5 डिस्ट्रिक्ट यहां पे हो गई थी। अब 1 मई 1960 को महासू डिस्ट्रिक्ट को रीऑर्गेनाइज किया गया। देखिए ये महासू डिस्ट्रिक्ट को इसका रीऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है और इससे 6th डिस्ट्रिक्ट निकाली जाती है। जैसे ये महासू डिस्ट्रिक्ट है, महासू डिस्ट्रिक्ट का ये वाला एरिया जिसको चीनी तहसील बोलते थे, ये चीनी तहसील इसे अलग कर दी और साथ में रामपुर के 14 गांव जो हैं, ये 14 गांव यहां से अलग किए जाएंगे। तो ये वाला सारा एरिया तोड़ दिया गया और ये एरिया हिमाचल की 6ठी डिस्ट्रिक्ट बनेगी जिसको हम बोलते हैं किन्नौर। तो ये ध्यान रखना है, 1 मई 1960 को 6th डिस्ट्रिक्ट का यहां पे गठन होगा, दैट इज किन्नौर। और किन्नौर को भी आगे 3 डिवीजन में तोड़ा गया था, जैसे निचार है, पू है और कल्पा, ये 3 डिवीजन में किन्नौर को तोड़ा गया। तो इस तरह से हिमाचल की 6ठी डिस्ट्रिक्ट जो है वो बनेगी किन्नौर। 1957 में जो टेरिटोरियल काउंसिल के चुनाव हुए थे तो मैंने आपको कहा था कि 5 साल इसका कार्यकाल था। अब 1957 के बाद जो नेक्स्ट चुनाव होने थे वो 1962 में होने थे और 1962 में इसके चुनाव हुए, लेकिन डिफरेंस ये था कि इसमें 57 में टोटल मेंबर 41 थे, जिसमें 39 इलेक्टेड और 2 जो थे वो नॉमिनेटेड थे, और वो नॉमिनेटेड कौन थे वो मैंने आपको बता दिए थे, ठीक है। देन 1962 में जो इसके इलेक्शन हुए तो ये 43 टोटल मेंबर, जिनमें 41 जो है इलेक्टेड थे और 2 जो रहेंगे वो इसमें नॉमिनेटेड रहेंगे।
नॉमिनेटेड में एक सुभद्रा अमीन चंद करके थी और एक बलविंदर नेगी करके हैं। तो ये यहाँ पे 2 नॉमिनेटेड थे और यहाँ पे जो थे 41 इलेक्टेड थे। अब उतने में क्या हुआ कि अभी ये टेरिटोरियल काउंसिल चल रही है, उतने में अशोक के सेन कमेटी की रिपोर्ट आ गई। जो मैंने आपको बताया था कि एक अशोक के सेन कमेटी बनी थी, उस अशोक के सेन कमेटी की रिकमेंडेशन आ गई और इस कमेटी ने यह कहा, जबकि हिमाचल के लोग क्या मांग कर रहे थे कि हमें एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चाहिए। अशोक के सेन कमेटी ने कहा कि अभी इनको लेजिस्लेटिव असेंबली देना एक जल्दबाजी हो जाएगी, एक काम करो कि जो टेरिटोरियल काउंसिल यहां पे दी है, और लोगों की समस्या यह है कि टेरिटोरियल काउंसिल के पास लिमिटेड पावर्स हैं, वो ज्यादा सब्जेक्ट्स में लेजिस्लेट नहीं कर सकती है। तो अशोक के सेन ने कहा कि इस टेरिटोरियल काउंसिल को स्ट्रेंथन कर दो और इसको ज्यादा पावर दे दी जाए टेरिटोरियल काउंसिल को। लेकिन हिमाचल, मणिपुर और त्रिपुरा के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, जो लोग थे, वो इस रिपोर्ट से खुश नहीं है। उन्होंने कहा कि नहीं, इसको ज्यादा पावर देने के बजाय आप ऐसा करो कि हमें लेजिस्लेटिव असेंबली दे दो और फुल फ्लेज यहां गवर्नमेंट दे दो, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो होती है कि मंत्रिमंडल भी होगा और अपनी यहां पे विधानसभा भी होगी, हमें ऐसा कुछ चाहिए। और उसमें लाल बहादुर शास्त्री जो हैं वो होम मिनिस्टर हुआ करते थे। लाल बहादुर शास्त्री ने भी लोगों की इस डिमांड को, उन्होंने कहा कि हाँ, ये सही बोल रहे हैं, ऐसा कुछ कर देते हैं कि इनको लेजिस्लेटिव असेंबली मिल जाए। तो अब ऐसा आसान नहीं था करना, क्योंकि संविधान में यूनियन टेरिटरी में कहीं भी ऐसा प्रोविजन नहीं था कि यूनियन टेरिटरी को लेजिस्लेटिव असेंबली दे सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूशन में वो चीज होनी चाहिए ना। स्टेट्स के लिए तो था कि स्टेट्स के पास लेजिस्लेटिव असेंबली रहेगी। अब इन्होंने एक बदलाव यहां पे किया, जिसके लिए संविधान में 14th अमेंडमेंट करनी पड़ी। 14वें नंबर का जो संशोधन था वो संविधान में लाया गया। तो सरकार ने 2 बदलाव लाए। पहला बदलाव है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कौन सा? 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1962, और दूसरा यूटी एक्ट, यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963। ये 2 बदलाव ये लेके आते हैं। देखो इन दोनों बदलावों में क्या हुआ। जो फर्स्ट ये जो अमेंडमेंट लेके आए 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1962, वैसे तो ये लाई गई थी पुडुचेरी के लिए, अब हम पुडुचेरी बोल देते हैं, उसमें नाम पौंडीचेरी था। 2006 से पहले उसको पुडुचेरी पौंडीचेरी बोलते थे। ये ओरिजिनली कानून ये पौंडीचेरी के लिए अमेंडमेंट थी, क्योंकि पौंडीचेरी को शामिल कर लिया गया भारत में एज अ 9th यूनियन टेरिटरी। लेकिन पुडुचेरी जो है बाकी यूनियन टेरिटरी से डिफरेंट थी, उसमें अंडमान निकोबार इन सब से। तो ऐसा एक आर्टिकल संविधान में इंसर्ट किया गया, आर्टिकल 239A, जिसके अकॉर्डिंग यूनियन टेरिटरी में भी लेजिस्लेचर हो सकता है, लेजिस्लेचर भी हो सकता है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी हो सकता है। आज की डेट में तो पुडुचेरी, दिल्ली, J&K 3 यूनियन टेरिटरी हैं जिनके पास अपना लेजिस्लेचर हो सकता है। अभी J&K में रिसेंटली जो ये यूनियन टेरिटरी बनी है, तो J&K में भी 107 लोगों की लेजिस्लेटिव असेंबली हो सकती है। तो 239A आज की डेट में J&K के लिए भी एप्लीकेबल है और पुडुचेरी और दिल्ली के लिए तो एप्लीकेबल था। दिल्ली में थोड़े प्रोविजन अलग है, इसलिए दिल्ली में 239AA है, क्योंकि वहां पे लॉ, ये पब्लिक ऑर्डर और लैंड, इसमें वहां की स्टेट गवर्नमेंट कानून नहीं बना सकती है। जो स्टेट गवर्नमेंट एज अ हाफ स्टेट दिल्ली को बोल देते हैं, क्योंकि वहां लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेकिन उसमें कानून नहीं बनाएगी। 3 सब्जेक्ट्स में वो सरेंडर किए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। वो एक अलग पॉइंट है, तो अभी मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, हम सीधे यहां पे आते हैं। तो 239A यहां पे इंसर्ट किया गया आर्टिकल, जिसके माध्यम से यूनियन टेरिटरी में भी लेजिस्लेचर हो सकता है और वहां पे भी मंत्रिमंडल हो सकता है, और पुडुचेरी ऐसी यूनियन टेरिटरी उसमें शामिल की गई, इसके लिए कानून लाया था। लेकिन ऐसा बोल दिया गया कि बाकी में भी कर सकते हैं, तो उसके लिए एक अलग से कानून लाना पड़ा, यूनियन टेरिटरी एक्ट 1963, जिसमें यह बोला कि मणिपुर, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश, इन तीनों में भी लेजिस्लेटिव असेंबली हो सकती है। लेकिन अब आप समझो ये डबल खर्चा हो जाएगा। डबल खर्चा कैसे? अभी मैंने आपको बताया कि जो टेरिटोरियल काउंसिल के चुनाव हुए थे 1957 में, 5 साल कार्यकाल रहेगा, तो अगले चुनाव हो गए थे 1962 में, और 43 पीपल यहां आ गए थे, 41 इलेक्टेड एंड 2 नॉमिनेटेड। अब 1962 में ही चुनाव हुए हैं, और 1963 में अगर आप फिर से चुनाव करवा देंगे लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, तो कितना खर्चा होगा। इसीलिए इस एक्ट में बोला गया कि जो टेरिटोरियल काउंसिल के चुनाव हुए 1962 में, और जो लोग चुन के आए हैं यहां पे, उन्हीं लोगों को, टेरिटोरियल काउंसिल के प्रतिनिधियों को आप चेंज करके डेजिग्नेशन दे दो लेजिस्लेटिव असेंबली का। और जिस पार्टी के लोग ज्यादा हैं, क्योंकि टेरिटोरियल काउंसिल में भी पार्टी वाइज लोग आते थे, जिस पार्टी के लोग ज्यादा हैं उनका मुख्यमंत्री बन जाएगा। जाहिर सी बात है कि टेरिटोरियल काउंसिल में कांग्रेस के लोग ज्यादा थे,
अब इस टेरिटोरियल काउंसिल को यूटी एक्ट 1963 के अंडर इसके तहत जो है लेजिस्लेटिव असेंबली में चेंज कर दिया गया, और ज्यादा मेजोरिटी कांग्रेस की है तो चीफ मिनिस्टर भी कांग्रेस के ही बनेंगे। तो यहां पे 1 जुलाई 1963 को, 1 जुलाई 1963 को वाईएस परमार दूसरी बार जो है मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। और ये मिनिस्ट्री आप यहां पे समझिए, 1 जुलाई 1963 को ये वाईएस परमार जो है स्वॉर्न इन एज चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉर द सेकेंड टाइम। पहली बार आपको बताया था 24 मार्च 1952 को, 24 मार्च 1952, और दूसरी बार जो है 1 जुलाई 1963 को ये एज ए सीएम यहां पे शपथ लेंगे। और 2 इनके मंत्री भी यहां पे होंगे। 2 मंत्री, पहले जो मैंने आपको बताया था 1952 में, तब 2 मंत्री पद्मदेव थे और गौरी प्रसाद थे। अब जो 2 मिनिस्टर होंगे वो ठाकुर करम सिंह जो टेरिटोरियल काउंसिल के चेयरमैन थे, और दूसरे हरिदास। ये 2 अभी यहां मंत्री बने। ये ठाकुर करम सिंह ये रिवेन्यू मिनिस्टर बने, और हरिदास जो है ये डेवलपमेंट मिनिस्टर बने। वाईएस परमार के पास बहुत सारे पोर्टफोलियो थे, पीडब्ल्यूडी वगैरह सब उनके पास ही थे। ठीक है, तो इस तरह से 3 सदस्यों की टोटल मिनिस्ट्री बनी, और दूसरी बार इन्होंने शपथ ली, पहली बार शपथ ली थी तब भी 3 सदस्यों की मिनिस्ट्री बनी थी। मिनिस्टर कौन थे वो आपने ध्यान रखना है, प्री में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो आपका प्रीलिम्स रहेगा। ठीक है, तो ये बदलाव आपने समझना है कि जब अशोक के सेन कमेटी की रिकमेंडेशन आई, उन्होंने कहा कि टेरिटोरियल काउंसिल को ज्यादा पावर दो, लेकिन लीडर्स ने कहा कि नहीं, उससे नहीं होगा, हमें एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री ने भी एग्री किया, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, इंडियन पार्लियामेंट थी, उन्होंने 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास कर दी 1962 के लिए, जिसमें यह बोल दिया कि जो यूनियन टेरिटरी होंगी, कुछ यूनियन टेरिटरी जिनको सरकार चाहेगी, उनमें लेजिस्लेटिव असेंबली भी हो सकती है और अपना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी हो सकता है, और या दोनों हो सकते हैं, जैसा कि पुडुचेरी के लिए किया गया। और साथ में बोल दिया कि मणिपुर, हिमाचल और त्रिपुरा में भी ऐसा किया जाएगा। पर इनके लिए अलग चुनाव नहीं हुए लेजिस्लेटिव असेंबली के। जो 1962 में टेरिटोरियल काउंसिल चुनी गई थी, उसी को ही चेंज कर दिया लेजिस्लेटिव असेंबली में। उसके लिए ये एक्ट आया कि इस एक्ट के माध्यम से उस टीसी को लेजिस्लेटिव असेंबली में चेंज किया जा सकता था, और जिस पार्टी का बहुमत था उस पार्टी की सरकार बन गई। तो मुख्यमंत्री तो वाईएस परमार बन गए, लेकिन जब विधानसभा बनती है, क्योंकि अब ये एक प्रकार की विधानसभा बन गई, अब विधानसभा को प्रिसाइड करने के लिए आगे स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर भी चाहिए। तो जो स्पीकर बने वो थे देशराज महाजन, जो यहां स्पीकर बनेंगे देशराज महाजन, और जो डिप्यूटी स्पीकर बनेंगे वो थे तपिंदर सिंह। तो ये 2 नाम भी आपने याद रखने हैं। 1963 की लेजिस्लेटिव असेंबली में आपको बता रहा हूं, जो टेरिटोरियल काउंसिल को ही चेंज करके लेजिस्लेटिव असेंबली में यहां पे कन्वर्ट कर दिया था। ठीक है, तो ये हुआ यहां पे। अब आप ये समझिए कि पहली बार चुनाव हुए 1957 में, जो टेरिटोरियल काउंसिल के चुनाव हुए, दूसरी बार 62 में, 63 में इसी टेरिटोरियल काउंसिल को लेजिस्लेटिव असेंबली में बदल दिया। मतलब अगले जो चुनाव होने हैं वो 5 साल बाद, यानी कि 1967 में होने थे। वो 5 साल यहीं से गिने जाएंगे 1962 से। तो इसके बाद अगले चुनाव जो होंगे वो 1963 में होंगे। लेकिन उसके बीच में कुछ बदलाव यहां पे क्या हुए, अगले चुनाव से पहले एक इवेंट जो हमने समझनी है। 1966 में फिर से रिऑर्गेनाइजेशन हुआ देश में, और पंजाब से हरियाणा अलग हो गया, और जो पहाड़ी एरिया थे वो हिमाचल में शामिल हो जाएंगे। उन पहाड़ी एरियाज के शामिल होते ही अब तक हिमाचल में हमने समझा था 6 डिस्ट्रिक्ट हो गई थी। 4 तो ओरिजिनली थी, एक 5वीं बिलासपुर, 6ठी महासू, और अब 4 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो और यहां पे शामिल होंगी 1966 में, और हिमाचल का क्षेत्रफल भी बढ़ेगा और यहां की पॉपुलेशन भी बढ़ेगी। अब जो टॉपिक है वो हम समझते हैं ग्रेटर हिमाचल। ग्रेटर हिमाचल मतलब कि जो आज का हिमाचल है, जो इतना एरिया जो है, उसके बाद फिर एरिया यहां पे ऐड नहीं किया गया। हालांकि उसमें मॉडिफिकेशन हुई थी, इन्हीं 4 को रीऑर्गेनाइज करके और यहां से 2 डिस्ट्रिक्ट निकल जाती हैं, तो अब यहां टोटल 12 डिस्ट्रिक्ट है, पर कोई एरिया बाहर से शामिल नहीं हुआ। ठीक है, तो वो ग्रेटर हिमाचल हम उसको बोलते हैं, या रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब। ठीक है, तो अब बात करते हैं ग्रेटर हिमाचल। देखो, स्टेटस अभी भी यूनियन टेरिटरी का रहेगा। हालांकि लेजिस्लेटिव असेंबली मिल गई है, लेकिन स्टेटस जो है वो यूनियन टेरिटरी का ही है। ठीक है, ग्रेटर हिमाचल जब बन जाएगा तब भी यूनियन टेरिटरी ही था। ये तो बाद में 1971 में हमें जो है हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा यानी कि स्टेटहुड यहां पे प्रोवाइड किया गया। ग्रेटर हिमाचल कैसे बना ये समझने से पहले हमें थोड़ा सा एक लिंग्विस्टिक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन का एक पता होना चाहिए। मैंने आपको कहा था कि भाषा के आधार पे सबसे पहला जो राज्य बना था वो आंध्र प्रदेश बन गया था, जब एक सीनियर कांग्रेस लीडर की डेथ हो गई थी। पोती श्री रामालू उनका नाम था, 1953 में।
उसके बाद एक कमीशन बिठाया गया जिसको फजल अली कमीशन बोलते हैं, और 1955 में इस कमीशन ने रिपोर्ट सबमिट की। इस कमीशन में 3 मेंबर थे, फजल अली, पानिक्कर एंड कुंजरू, और इन तीनों का जो वर्डिक्ट था वो 2:1 था, जिसमें फजल अली मना कर रहे थे कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट नहीं बनने चाहिए, लेकिन बाकी 2 लोगों ने कहा था कि स्टेट बनने चाहिए। और साथ में ये भी वर्डिक्ट था कि छोटी छोटी स्टेट्स को बड़ी में मर्ज कर दो, और हिमाचल को भी मर्ज करने की बात कह दी थी पंजाब में। लेकिन अल्टीमेटली हिमाचल सेव हो गया था, पंजाब में मर्ज नहीं हुआ था, लेकिन हिमाचल को अपनी पॉपुलरली इलेक्टेड गवर्नमेंट गिव अप करनी पड़ी थी और हिमाचल को यूनियन टेरिटरी बनना पड़ा था। वो थोड़ी देर पहले हमने ये समझ लिया था इस लेक्चर में। अब लिंग्विस्टिक बेसिस की परमिशन दे दी थी बनाने की, तो 1960 में महाराष्ट्र, उसमें उसको बॉम्बे बोलते थे, जो गुजराती लोग बोलते हैं तो उसको अलग करके सौराष्ट्र रीजन जो है उसको अलग करके गुजरात बना दिया था। तो 15th स्टेट जो है गुजरात बन गई थी, 14 तो ऑलरेडी स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट में बना दी थी। और 1963 में फिर नागा पीपल अलग हो जाएंगे असम से, तो नागालैंड बन जाएगा 16th स्टेट। अब 1966 में एक और स्टेट बनेगा हरियाणा, 17th स्टेट। वो कैसे बना वो हमें समझना है। देखो पंजाब, उसमें का जो पंजाब है, उस पंजाब में पहाड़ी एरिया भी आते थे। पहाड़ी एरिया कौन से? ये शिमला, शिमला पूरा एरिया नहीं, शिमला शहर मैं बोल रहा हूं, वो एक डिस्ट्रिक्ट हुआ करती थी शिमला शहर, जिसमें कंडा घाट भी था, शिमला भी था, और आसपास के एरिया थे शिमला शहर के, संजौली वगैरह वो सब एरिया आते थे शिमला। और इसके अलावा ये पूरा एरिया कांगड़ा हुआ करता था। कांगड़ा एक ही डिस्ट्रिक्ट थी, लेकिन इस कांगड़ा में रहते रहते ही 1960 में लाहौल स्पीति अलग डिस्ट्रिक्ट बनी, उसमें ये पंजाब का ही हिस्सा थे। और 1963 में पंजाब का हिस्सा रहते रहते कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से कुल्लू अलग होकर अलग से डिस्ट्रिक्ट बन गई। तो 1960 में लाहौल स्पीति बनी, 1963 में कुल्लू बना, और रिमेनिंग जो बच गया वो कांगड़ा ही था। तो टोटल पंजाब में हिमाचल की 4 डिस्ट्रिक्ट आती थी, जो आजकल हिमाचल में है उसमें पंजाब में थी कांगड़ा, शिमला, लाहौल स्पीति और कुल्लू। ये शिमला और कांगड़ा तो अलग थे, लेकिन कांगड़ा के अंदर ही लाहौल स्पीति और कुल्लू आ जाता था, लेकिन उसको 1960 में लाहौल स्पीति अलग कर दिया गया था और 63 में कुल्लू को अलग कर दिया गया था, सेपरेट डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दे दिया था। अब ये 4 डिस्ट्रिक्ट जो वो पंजाब में आ रही हैं, ये चारों हिल एरिया जो मैंने बनाए हैं। उसके अलावा ये वाला जो मैदानी इलाका है ये आज का पंजाब, और ये वाला जो मैदानी इलाका है ये आज का हरियाणा। मैप में एक्यूरेट नहीं है, आप बस ऐसे समझ लीजिए। उसमें ये पूरा पंजाब हुआ करता था। जब तक पंजाब के लीडर प्रताप सिंह कैरों थे, ये INC इंडियन नेशनल कांग्रेस से थे, और ये पंजाब के लीडर जब तक प्रताप सिंह कैरों थे तब तक इन्होंने पंजाबी मूवमेंट को कंटेन करके रखा। जो पंजाबी लोग थे बहुत पहले से डिमांड कर रहे थे कि अगर भाषा के आधार पर स्टेट बनने की परमिशन दे दी गई है तो पंजाबी लोगों का अलग राज्य क्यों नहीं होना चाहिए। लेकिन जब तक प्रताप सिंह कैरों थे उन्होंने इस मूवमेंट को दबाए रखा। लेकिन जैसे ही 1965 में अकाली पार्टी वहां पे आएगी और उनके जो लीडर होंगे मास्टर तारा सिंह, अकाली पार्टी के लीडर मास्टर तारा सिंह ने केंद्रीय सरकार से डिमांड करना शुरू कर दी कि अगर भाषा के आधार पर स्टेट बन रहे हैं, गुजरात बन गया, नागालैंड बन गया, उससे पहले आंध्र प्रदेश बन गया, तो फिर पंजाब भी बनना चाहिए। जो पंजाबी बोलते हैं उनका अपना एक स्टेट होना चाहिए, क्योंकि इस स्टेट में जो ये पहाड़ी एरिया वाले हैं यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज चलती थी, और वैसे जो लोकल डायलेक्ट है वो पहाड़ी होती है, और पहाड़ी की स्क्रिप्ट नहीं है तो अलग अलग एरिया में अलग अलग भाषा चलती है, जबकि लिखने के लिए हिंदी ही यूज होती थी। पंजाब में पंजाबी चलती थी, हरियाणा वाले एरिया में भी हिंदी चलती थी। तो इनकी डिमांड थी कि पंजाबी एक सूबा होना चाहिए, पंजाबी स्पीकिंग का अलग से एक प्रदेश होना चाहिए। अब केंद्र सरकार ने इनकी बात सुनी और 1965 में ही 1965 में ही उन्होंने जो लोकसभा के तीसरे स्पीकर थे, जो लोकसभा के तीसरे स्पीकर हैं उसमें सरदार हुक्म सिंह, तो सरदार हुक्म सिंह को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, और लोकसभा स्पीकर थे ये तीसरे स्पीकर, 1962 से 67 के बीच में रहे। सरदार हुक्म सिंह कमेटी बनाई और उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि आप डिसाइड करो ऐसा सेपरेट पंजाबी स्पीकिंग स्टेट होना चाहिए या नहीं। इन्होंने रिकमेंडेशन दे दी और इन्होंने कहा कि हाँ सेपरेट पंजाबी सूबा बन सकता है। अब केंद्र सरकार ने इनकी बात मानी। अब एक बाउंड्री डिसाइड करने की जरूरत थी कि कौन सा एरिया पंजाब होगा। उसके लिए एक बाउंड्री कमीशन बनाना जरूरी था, जो कि बाउंड्री डिसाइड करेगा कि कौन सा एरिया जो है उसका, इस एरिया को काट के पंजाब बनाया जाएगा। उस बाउंड्री कमीशन के हेड थे JC शाह, तो इस कमीशन का नाम हो जाएगा JC शाह कमीशन। ये सेम शाह कमीशन जो है ये 1977 में भी बनाया गया था, जब इंदिरा गांधी की इमरजेंसी रिवॉक हुई थी, तो उसके बाद जांच करने के लिए कि इमरजेंसी की जरूरत थी या जरूरत नहीं थी। 1970 जब इन्होंने कहा था कि जरूरत नहीं थी, ठीक है, तो वो तो अभी जरूरी नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन पहले आ चुका है। तो यहां पे भी शाह कमीशन बनाया गया था पंजाब स्टेट के रीऑर्गेनाइजेशन के लिए। शाह कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दे दी और इन्होंने बता दिया कैसे स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन होगा। शाह कमीशन ने कहा कि जो हिंदी स्पीकिंग एरिया है,
जो हिंदी स्पीकिंग एरिया है लेकिन प्लेन्स में है उसका बनेगा हरियाणा, और जो पंजाबी स्पीकिंग एरिया है उसका बनेगा पंजाब, और जो पहाड़ी क्षेत्र हैं जहां हिंदी बोली जाती है, देखो हिंदी यहां भी बोली जा रही है हरियाणा में, यहां भी बोली जा रही है, लेकिन हरियाणा हो गया प्लेन वाला एरिया, जहां हिंदी बोली जा रही है और वो पहाड़ी एरिया है उसको यूनियन टेरिटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश में शामिल कर दो। तो अब तक हिमाचल प्रदेश में 6 डिस्ट्रिक्ट तो पहले हो गई थी, 4 ओरिजिनल थी और 5वीं बिलासपुर और 6ठी थी किन्नौर, और अब ये 4 डिस्ट्रिक्ट ऐड हो जाएंगी, तो इसकी एडिशन होते ही हिमाचल में टोटल डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगी 10। तो 4 डिस्ट्रिक्ट कौन सी आई? कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति और शिमला, ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स यहां पे आएंगी। ये हुआ पंजाब का रीऑर्गेनाइजेशन, और हरियाणा बना एज अ 17th स्टेट। 15th जो है वो बन गया था गुजरात, 16th नागालैंड, हरियाणा बनेगा 17th, और बाद में 1971 में जब हिमाचल बना तो वो 18th स्टेट होगा इंडियन यूनियन का। ठीक है, अब देखो और इसमें कौन से एरियाज यहां पे आते हैं, ये जब एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री करेंगे तब भी मैं आपको बता दूंगा, अभी तो हम जस्ट एक जनरल आउटलाइन कर रहे हैं, पॉलिटिकल या कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री। जब एडमिनिस्ट्रेटिव करेंगे उसमें प्रशासनिक व्यवस्था की भी बात करेंगे, क्योंकि जितने लोग यहां ट्रांसफर हुए, ये एरिया जब हिमाचल में शामिल हुआ, कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति और शिमला वाला, तो वहां के जितने वर्कर थे, जो वहां सरकारी एम्प्लॉइज थे पंजाब गवर्नमेंट में, अब ऐसा तो नहीं था कि अब एरिया शामिल होते ही उनको प्राइवेट कर दिया जाएगा, तो यहां पे भी वो सरकारी कर्मचारी ही रहेंगे। तो इस तरह से जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस होंगे वो हम एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री में समझेंगे। अभी और एरिया देखो कौन से शामिल हुए, ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट तो हो गई, कांगड़ा मैंने आपको बता दी, कांगड़ा, लाहौल स्पीति, कुल्लू और ये शिमला वाला एरिया। कांगड़ा के अटैच्ड ही यहां पे होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट थी पंजाब की। होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट का ये वाला एरिया ऊना तहसील इसको बोलते थे, तो ऊना तहसील भी अलग करके ये कांगड़ा में चली गई। तो ऊना तहसील वाला एरिया, तो ये ध्यान रखना है कि ऊना तहसील ऑफ होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट वाज आल्सो ट्रांसफर्ड टू कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश एज ए यूनियन टेरिटरी। जब हिमाचल प्रदेश था तो ऊना तहसील यहां आ गई। अभी ऊना तहसील ही थी ये, तो हिमाचल जब बन गया तो उसके बाद ऊना एक अलग से डिस्ट्रिक्ट बनेगी, ऊना तहसील यहां पे आ गई। अब शिमला वाले एरिया में यहां पे नालागढ़ एरिया था, नालागढ़, ये नालागढ़ जो है ये अंबाला का पार्ट हुआ करता था। अंबाला उसमें पंजाब में था, ईस्ट पंजाब में, बाद में हरियाणा बन गया वो वाला एरिया, लेकिन अंबाला डिस्ट्रिक्ट में नालागढ़ आता था। तो नालागढ़ एरिया को भी इन्होंने शामिल करके शिमला में इंक्लूड कर दिया। उसके अलावा कांगड़ा का ये वाला एरिया जो है पठानकोट जो है ये गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में आता था। अब आज की डेट में पठानकोट आधा पंजाब में है, आधा पठानकोट जो है हिमाचल प्रदेश में। तो जो हिमाचल वाला जो एरिया है पठानकोट तहसील जो है वो गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट से अलग करके उसको भी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में शामिल कर दिया। इस तरह से रीऑर्गेनाइजेशन हुआ और हिमाचल का क्षेत्रफल अब बढ़ेगा, क्योंकि पहले हमने समझा था कि जब 1948 को 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश बनेगा, वहां मैंने गलती से 27,010 बता दिया था, वो 27,018 ये स्क्वायर किलोमीटर था। ये आप ऐसे लिख सकते हैं, किलोमीटर स्क्वायर, ऐसे स्क्वायर किलोमीटर, 27,018 स्क्वायर किलोमीटर एरिया था 1948 में, और जो पॉपुलेशन थी वो मैंने आपको 9,35,000 के आसपास बताई थी। अब ये जो एरिया हिमाचल में शामिल हुआ, इसके बाद कोई एरिया नहीं शामिल हुआ था, डिस्ट्रिक्ट 10 हो गई। इसी का रीऑर्गेनाइजेशन बाद में हुआ था, जिसमें महासू को रीऑर्गेनाइज कर दिया, शिमला को रीऑर्गेनाइज कर दिया, सोलन डिस्ट्रिक्ट अलग निकल जाएगी और शिमला अलग रह जाएगी। और वो मैं समझाऊंगा आपको, यहां पे ऊना इससे अलग एक डिस्ट्रिक्ट बना दी गई, और हमीरपुर वाला एरिया भी अलग कर दिया और उसको भी एक अलग डिस्ट्रिक्ट बना दिया। वो रीऑर्गेनाइजेशन बाद में हुआ था, टोटल डिस्ट्रिक्ट हो गई थी 12। लेकिन जितना एरिया अभी आ गया था, एरिया तो उतना ही रहेगा। तो अब 1966 में जो ग्रेटर हिमाचल बनेगा उसका एरिया कितना होगा? आज भी उतना ही एरिया है, 55,673 स्क्वायर किलोमीटर, इतना एरिया था। और एग्जैक्ट जो पॉपुलेशन है वो 28,12,463। अब पॉपुलेशन 1966 में नहीं काउंट करने लगेंगे, हर 10 साल बाद सेंसस होता है। 1961 वाला जो सेंसस था उसके अकॉर्डिंग ही काउंट किया गया, तो 28,12,463 इतने पीपल जो हैं वो हिमाचल की पॉपुलेशन बनेगी 1966 में, और इतना एरिया बनेगा 55,673 स्क्वायर किलोमीटर। आज भी एरिया इतना ही है, लेकिन पॉपुलेशन तो बढ़ती है। ठीक है, तो ये थोड़ा एक आपको इसका बेसिक आइडिया होना चाहिए कि किस तरह से ग्रेटर हिमाचल बनेगा। अब जो लोग इन 4 डिस्ट्रिक्ट के जो लोग पंजाब की लेजिस्लेटिव असेंबली में एमएलए थे, उनको वो लोग जैसे ही हिमाचल की यूनियन टेरिटरी के मेंबर बनेंगे तो यहां की लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर उनको बना दिया जाएगा। तो मैंने आपको बताया था यहां की लेजिस्लेटिव असेंबली की स्ट्रेंथ 43 थी, अब वो स्ट्रेंथ भी यहां पे बढ़ेगी। ठीक है, तो अब वो थोड़ा सा देख लेते हैं कि कितने लोग यहां पे हुए थे और कौन कौन मिनिस्टर बने थे। जनवरी 1967 को ये डिसाइड किया गया कि
जो ये पंजाब वाला एरिया जो हिमाचल में शामिल किया गया है, उनके जो वहां पे एमएलए थे, इन एमएलए को हिमाचल के एमएलए बना दिया जाए। तो पहले यहां पे टोटल स्ट्रेंथ मैंने आपको 43 बताई थी, जिसमें 41 इलेक्टेड थे और 2 जो है वो नॉमिनेटेड थे। अब टोटल स्ट्रेंथ हो गई 56, क्योंकि वो वाले लोग भी यहां पे इंक्लूड किए गए। अब इसमें 54 जो है वो इलेक्टेड रहे और 2 जो नॉमिनेटेड शुरू से चले आ रहे थे वो नॉमिनेटेड यहां पे रहे। टोटल स्ट्रेंथ हो जाएगी 56। लेकिन जो मंत्रिमंडल था वो कैसे था? चीफ मिनिस्टर बताए थे आपको वाईएस परमार मुख्यमंत्री, और अब तक 2 मंत्री बताए थे, एक थे ठाकुर करम सिंह और दूसरे हरिदास, ये 2 मंत्री बनाए थे। अब जब पंजाब वो हिमाचल जो है, जो वो वाला एरिया जो पंजाब का हिस्सा था, 4 डिस्ट्रिक्ट, जब वो हिमाचल में शामिल होगा तो वहां के लोगों को भी मंत्री बनाना पड़ेगा। तो 2 मिनिस्टर यहां पे इंक्लूड किए गए थे, एक लाल चंद प्रार्थी और एक बख्शी या प्रताप सिंह बख्शी आप बोल सकते हैं, बख्शी प्रताप सिंह भी इनको लिख देते हैं, प्रताप सिंह बख्शी। ये प्रताप सिंह बख्शी जो है ये चढ़ियार एरिया कांगड़ा में वहां से बिलोंग करते थे, इंडियन नेशनल आर्मी में भी रह चुके थे और तगमय शत्रुनाश का टाइटल भी इनको दिया गया था। ठीक है, ये पहले भी हमने किया है जब इंडियन नेशनल आर्मी हम कर रहे थे, हिमाचल प्रदेश के लोगों का कंट्रीब्यूशन उसमें। ठीक है, तो ये यहां पे रीऑर्गेनाइजेशन के बाद जो बदलाव हुए। इसके अलावा जो स्टाफ था, जो वहां सरकारी कर्मचारी थे, वो सरकारी कर्मचारी भी यहां पे शिफ्ट होते हैं, वो भी हिमाचल के सरकारी कर्मचारी बनेंगे। लेकिन उनका पे स्केल पंजाब में अलग था, हिमाचल में पे स्केल अलग था। तो वो जब ये स्टेट वो एरिया यहां शामिल हो रहा था, तभी पंजाब सरकार ने उनको आश्वासन दिया था कि जो लोग हिमाचल में जाएंगे उनके पे स्केल में कोई कटौती नहीं होगी। तो वही पे स्केल जो है उनको प्रोवाइड करना पड़ा था। वो हम बात करेंगे उसकी जब एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री इसकी समझेंगे। ठीक है, तो अब देखिए एक पॉइंट इसमें, जनवरी 1967 में ये हुआ और फरवरी 1967 में इलेक्शन ड्यू हो गए थे। कौन से इलेक्शन? टेरिटोरियल काउंसिल के पहले इलेक्शन हुए थे 1957 में, जो चले 62 तक। 62 में दूसरे इलेक्शन हुए, वो चलने थे 1967 तक और चले भी 1967 तक, लेकिन एज ए टेरिटोरियल काउंसिल नहीं, 1963 में इसको लेजिस्लेटिव असेंबली में चेंज कर दिया था। अब जो नेक्स्ट चुनाव होंगे वो होंगे फरवरी 1967 में। अगले होने थे 72 में, लेकिन उससे पहले 71 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया था। तो ये थर्ड जो चुनाव है ये बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि अब वाईएस परमार यहां पे तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। पहली बार वो 24 मार्च 1952 को, दूसरी बार जो है 1 जुलाई को वो बने थे। ठीक है, ये 1963 में, और अब तीसरी बार जो है वो 1967 में चीफ मिनिस्टर बनेंगे। तो अभी हम उनकी बात करेंगे। अब जो 1967 में जो चुनाव होंगे, फरवरी 1967 में, अब सीट्स बढ़ा दी गई थी यहां पे। अब टोटल जो लोग होंगे वो अब तक 56 हमने समझे, उससे पहले 43 से, उससे पहले 41 थे, उससे पहले जो थे 36 थे। अब टोटल स्ट्रेंथ हो गई 63 की, जिसमें 60 रहेंगे इलेक्टेड और 3 रहेंगे नॉमिनेटेड। 60 लोगों के इलेक्शन हुए और 3 जो है वो नॉमिनेटेड आए। तो टोटल जो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी वो 63 पीपल की यहां पे चुन के आई थी। और इसमें इस लेजिस्लेटिव असेंबली में सबसे ज्यादा सीट जो थी वो कांग्रेस की थी, इसलिए जो सीएम बनेंगे वो कांग्रेस के ही बनेंगे। और वाईएस परमार वो तीसरी बार एज अ सीएम 14 मार्च 1967 स्वर्न इन एज चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉर द थर्ड टाइम। तीसरी बार वो यहां पे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। और उनके साथ जो है वो मिनिस्टर भी थे, जैसे लालचंद प्रार्थी हरिराम करके भी थे, हरिराम जो है उनका नाम, चौधरी हरिराम या हरिराम चौधरी। ठीक है, ये उनके साथ मिनिस्टर होंगे। बाद में इसका एक्सपेंशन किया गया था, वो पीडीएफ में आपको मिल जाएगा कि इसका एक्सपेंशन और मिनिस्टर बनाए गए, फिर डिप्यूटी मिनिस्टर बनाए गए। तो वो सब यहां लिखना जरूरी नहीं है, मेन कॉन्सेप्ट था, आपको कहानी समझ आनी चाहिए थी। बाकी जो रहेगा वो पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। ये सीधा सीधा बाय फैक्ट आपने क्वेश्चन याद रखना है कि कब कब जो है उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पहले 2 बार मैंने आपको बता दिया था, तीसरी बार जो है 14 मार्च 1967। भले ही लेजिस्लेटिव असेंबली मिल गई हो हिमाचल प्रदेश को, क्षेत्रफल ज्यादा हो गया हो, पॉपुलेशन ज्यादा हो गई हो, लेकिन अभी भी जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव थे, जो लीडर्स थे और यहाँ के लोग थे, उनकी एस्पिरेशन जो है वो फुलफिल नहीं होती हैं। वो अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं कि यूनियन टेरिटरी से बात नहीं बनेगी, कंप्लीट स्टेटहुड का दर्जा यहाँ पे मिलना चाहिए। तो केंद्र सरकार के लिए जो है ये हिमाचल की विधानसभा, ये ध्यान रखना है, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ हिमाचल प्रदेश, 24 जनवरी 1968 को दे पास्ड अ यूनानिमस रिजोल्यूशन, एक रिजोल्यूशन पास किया जाता है जिसमें यहां से तपिंदर सिंह को चुना जाता है, हिमाचल प्रदेश से तपिंदर सिंह, कि वो हिमाचल की बात जो है
कांग्रेस हाई कमांड के साथ रखेंगे और वो डिमांड करेंगे कि हिमाचल के लिए यूनियन टेरिटरी नहीं, हमें कंप्लीट स्टेटहुड चाहिए। तो तपिंदर सिंह का नाम चुना गया और एक रिजोल्यूशन पास किया गया कि हमें एक स्टेटहुड चाहिए। केंद्र सरकार से बातचीत चलेगी और 31 जुलाई 1970 वो दिन है जिस दिन बिल इंट्रोड्यूस कर दिया गया था पार्लियामेंट में। बिल इंट्रोड्यूस्ड, कौन सा बिल? स्टेट ऑफ एचपी बिल, कि हिमाचल प्रदेश अलग से एक स्टेट होना चाहिए, इसका बिल वहां पे इंट्रोड्यूस कर दिया था। सिर्फ इंट्रोड्यूस किया था, क्योंकि जब तक बिल पास नहीं हो जाता है, राष्ट्रपति की असेंट नहीं मिलती है, तब तक उसको एक्ट नहीं बोलते हैं। तो ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ 31 जुलाई 1970 को और 18 दिसंबर 1970 ये वो तारीख है जब ये बिल जो है ये पास हो गया। और बिल जब पास हो जाता है, राष्ट्रपति के साइन हो जाते हैं, तो ये एक्ट बन जाता है। तब ये फिर एक्ट बनेगा और इस एक्ट का नाम होगा स्टेट ऑफ एचपी एक्ट 1970। तो ध्यान रखना है, हिमाचल प्रदेश भले ही ऑफिशियली 1971 में बना है, लेकिन जो कानून है दैट इज स्टेट ऑफ एचपी एक्ट 1970। जैसे नागालैंड 1963 में बना है, लेकिन जो स्टेट ऑफ नागालैंड एक्ट है वो 1962 में है। ऐसे बहुत सारे स्टेट्स के लिए है, ठीक है। और अल्टीमेटली 25 जनवरी 1971 को इंदिरा गांधी शिमला आती हैं और जो रिज है वहां पे, जिसको गिरिजा मैदान भी बोलते हैं, रिज मैदान में वो झंडा लहरा के जो है हिमाचल प्रदेश का इनॉग्रेशन करेगी और हिमाचल प्रदेश जो है 18th स्टेट बनेगा इंडियन यूनियन का। तो ये हो गया हिमाचल प्रदेश के बारे में, हमने पढ़ा पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री। जो छोटी छोटी डिटेल होंगी वो हम एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री में कर लेंगे। इसके अलावा ये तारीख 29 अगस्त 1972 को हिमाचल का रीऑर्गेनाइजेशन होगा। मतलब एरिया कहीं से नहीं आएगा, बस उसके अंदर ही चेंजेस होंगे। और कहां कहां चेंजेस किए गए? कांगड़ा, शिमला और महासू, इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स में बदलाव हुए। और वो बदलाव क्या थे उनको समझ लेते हैं। देखो, अब तक जो मैंने आपको बताया कि टोटल डिस्ट्रिक्ट हो चुकी थी 10। कौन कौन सी? शुरू में थी महासू, देन चंबा, सिरमौर और मंडी। सुकेत और मंडी को मिला के मंडी बना था। 5वीं डिस्ट्रिक्ट जो आई 1 जुलाई 1954 को, वो बिलासपुर थी। और उसके बाद जो आएगी ये किन्नौर, इसमें महासू से 14 गांव रामपुर के अलग हुए, चीनी तहसील अलग होगी। और 6 डिस्ट्रिक्ट आएगी जो थी किन्नौर, 1 मई 1960 के आसपास ही हुआ। तो किन्नौर 6 डिस्ट्रिक्ट हो गई थी। 1966 में 4 एरिया जो है हिमाचल में शामिल हुए, जिसमें शिमला, कांगड़ा और ये कुल्लू, लाहौल स्पीति। ये ऑलरेडी अलग डिस्ट्रिक्ट बन चुकी थी, वो मैं आपको बता चुका हूं। 1960 में लाहौल स्पीति और कुल्लू 1963 में। कांगड़ा के ये पार्ट हुआ करते थे और सारा ये पंजाब का पार्ट था। ये हो गए टोटल 10 डिस्ट्रिक्ट। अब 29 अगस्त 1972 को जो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, इसमें कांगड़ा, शिमला और महासू का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ। कैसे? शिमला का नाम तो शिमला ही रहा, महासू के कुछ एरियाज में ट्रांसफर हुए और ये नाम हटके यहां पे नाम आ जाएगा सोलन। रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, जैसे नालागढ़ शिमला में आता था तो नालागढ़ यहां पे चला गया, ठीक है। इस तरह से रीऑर्गेनाइजेशन किया गया। वो डिटेल है क्योंकि यहां पे वो बता पाना पॉसिबल नहीं है, इतने सारे एरियाज हैं, कौन सा एरिया किस में जाएगा। इन जनरल आप याद रखो, ये नाम यहां पे महासू हट के सोलन आ जाएगा और शिमला और इनमें बहुत सारा रीऑर्गेनाइजेशन होगा। जो एरिया शिमला की तरफ पड़ते हैं शिमला में आ गए, जो सोलन की तरफ पड़ेंगे वो सोलन में आ जाएंगे। ये रीऑर्गेनाइजेशन करने के बाद डिस्ट्रिक्ट तो अभी भी 10 ही रही, बस महासू का नाम चेंज होकर सोलन हो गया और इन दोनों में स्वैप हो गया एरियाज के बीच में। लेकिन डिस्ट्रिक्ट्स का जो नंबर है वो अभी भी 10 है। तो ये तो हो गया शिमला और महासू का रीऑर्गेनाइजेशन दोनों का। कांगड़ा का रीऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ? कांगड़ा से जो ऊना तहसील थी, जो होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट का पार्ट था और 66 में कांगड़ा में ऐड किया गया था, ऊना अलग से एक डिस्ट्रिक्ट बन जाएगी और कांगड़ा से हमीरपुर वाला एरिया जो है वो अलग होके हमीरपुर एक डिस्ट्रिक्ट बन जाएगी। तो अब टोटल हिमाचल में हो गए 12 जिले। क्षेत्रफल उतना ही रहेगा, उसके अंदर की ये रीऑर्गेनाइजेशन हो रही है, ठीक है। तो इसी के साथ जो है हमने ये लेक्चर खत्म किया है, पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था और ये इससे मेंस में भी क्वेश्चन आ चुका है 2017 में, और प्री में तो यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच।